दक्ष कोचिंग क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमने स्टार्ट किया था आपके बीएसटीसी और पेटी के मॉडल पेपर को लेकर। उसमें हम लगातार आगे बढ़ते हो और आज हमारा जो मॉडल पेपर होने वाला वो आपके 10वां मॉडल पेपर होने वाला। और हम लगातार से आपके मॉडल पेपर करवाए जा रहे हैं जिससे आपकी तैयारी और गुणवत्तापूर्वक और अच्छे से आपकी तैयारी हो जाए। ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक सिद्ध होने वाला है, क्योंकि ये मॉडल पेपर से क्या होती है, आपकी जो तैयारी है उसमें एक अच्छी और मजबूती प्रदान करेगी, है ना, कि जिससे आपकी तैयारी में और ज्यादा मेहनत और तैयारी और अच्छी हो जाएगी। इसका हम बात करें, जो मॉडल पेपर है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें केवल हम एक प्रश्न नहीं करते, उस प्रश्न के साथ में इसकी पूरी व्याख्या करते हैं। यानी कि जो हम यहाँ से जीके एंड जीएस वाला पार्ट करते हैं, इस जीके एंड जीएस में इनसे संबंधित प्रश्न की व्याख्या करते रहते हैं। यानी 4 ऑप्शन में चारों की हम व्याख्या इसलिए करते हैं क्योंकि चीजें आपके माइंड में दोबारा रिकॉल हो जाए, है ना। इससे हमारी तैयारी और भी अच्छी हो जाती है। और जो साथी इस चैनल पर नए हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जो ऑलरेडी जुड़ चुके हैं उनको कहूंगा क्लास को शेयर कर दे, जिससे क्लास सब तक पहुंच जाए और सारे विद्यार्थी इसका लाभ उठा सके। आज के लिए सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखते हैं आज कौन कौन जुड़ गया हमारे साथ में। ओके ओके, हाँ, सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार। आगे ज्यादा समय नहीं लेते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। चलो, आज का हमारा पहला प्रश्न होने वाला है, वो होने वाला है कि निम्नलिखित में से पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई हेतु किस नहर परियोजना का विकास किया गया। सीधा प्रश्न है आपका, बहुत इजी प्रश्न है कि यदि आपके पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई हेतु किस नहर परियोजना का विकास किया गया है, बताना इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट में कि इसका आंसर आपका क्या होने वाला है, इसका आंसर आपका क्या होने वाला है। चलो, बहुत ही इजी प्रश्न है आपका ये वाला। चलो, क्या होगा आंसर नंबर आपका ए। अगर बात करूं आपके कि ये जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, जिसे आपकी आईजीएनपी, इसे आपकी आईजीएनपी या इसे आपकी राजस्थान की जीवन रेखा, जीवन रेखा या इसे आपकी मरुगंगा कहा जाता है, मरुगंगा कहा जाता है कि आईजीएनपी को ही आपकी राजस्थान की जीवन रेखा या इसे राजस्थान की मरुगंगा कहा जाता है। इसके लिए हम बात करें, जो आपकी आईजीएनपी, इसका प्रारंभ होता है आपका सतलज और ब्यास नदी के संगम पर। सतलज और ब्यास नदी के संगम पर जो आपका हरिका बैराज, कौन सा, हरिके बैराजबान से इसका प्रारंभ होता है। इसका हम बात करें, जो आपकी आईजीएनपी है या इंदिरा गांधी नहर है, यह आपकी भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है, जिसकी कुल लंबाई 649 किलोमीटर है। अगर बात करूं इसके बारे में तो यह है भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। सबसे बड़ी क्या आपकी, तो सबसे बड़ी नहर परियोजना। यहां तक आप सारे पॉइंट्स आपको इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में क्लियर होने चाहिए। अगर बात करूं अगली परियोजना के बारे में, तो अगली परियोजना आपकी है चंबल नदी घाटी परियोजना। अगर इसके बारे में बात करें, चंबल नदी घाटी परियोजना है, यह चंबल नदी घाटी परियोजना आपकी, तो यह परियोजना एमपी व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है कि चंबल नदी घाटी परियोजना एमपी व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। और इस परियोजना में राजस्थान एमपी की हिस्सेदारी 50:50 कितनी आ गई, 50:50। इसके अलावा बात करो आपकी सोम कमला अंबा परियोजना, कहां पर आपकी, डूंगरपुर में। चलो, अगला आता आपकी कि गुड़गांव नहर परियोजना। देखो, जो गुड़गांव नहर परियोजना किसकी आपकी, हरियाणा व राजस्थान की संयुक्त, हरियाणा व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। और इस नहर परियोजना से आपकी डीग जिले की आपकी कामा व डीग तहसील अब तो जिला बन गया आपका, लाभान्वित होते हैं। यानी जो गुड़गांव नहर परियोजना, ये आपके हरियाणा व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। और इस परियोजना के द्वारा पहले आपकी डीग तहसील भरतपुर में आती थी, यानी कि पहले आपके भरतपुर की डीग व कामा तहसील आपसे इससे लाभान्वित होती थी, लेकिन वर्तमान में जो आपके डीग जिला है, इसके आपके कामा व डीग इससे आपके लाभान्वित होते हैं। बढ़ते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर है, क्या होगा आपके इंदिरा गांधी नहर परियोजना
ये आपके पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई हेतु परियोजना में इसका विकास किया गया। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर आपका। चलो पता ना, इजी क्वेश्चन ये भी आपका कि मरुस्थलीकरण के विस्तार से संरक्षण की कौन सी तकनीकी सबसे उपयोगी है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो आपके पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थलीकरण का विस्तार हो रहा है, या फिर कह दो आपके जो मरुस्थल आगे बढ़ रहा है, इसके विस्तार को रोकने के लिए जो सबसे बढ़िया उपयोगी या सबसे बढ़िया तकनीकी वो कौन सी, बताना आपको इसमें से सबसे अच्छी तकनीकी कौन सी है जिसका प्रयोग कर हम मरुस्थल के विस्तार को रोक सकते हैं। चलो इसका आंसर क्या होगा बताना जल्दी से आपका। अगर बात करें जो तीनों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन ना, चारों ही आपके क्या है तो उपयोगी है, लेकिन इनमें सबसे अच्छी बात तो सबसे अच्छी सबसे बड़े कौन सा होगा आपका, वात रोधी वृक्षारोपण। क्या होगा आपका, वात रोधी वृक्षारोपण पट्टी। यानी कि क्या करें, यदि हम एक पट्टी में वृक्षारोपण करते हैं तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आपकी मरुस्थलीकरण के विस्तार को रोका जा सकता है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जिसे आप एनसीआर कहा जाता है, कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में सम्मिलित होने के कारण राजस्थान के किन जिलों में औद्योगिक विकास की अत्यधिक संभावना है। क्वेश्चन पूछना चाहता है आपके कि राजस्थान के दो ऐसे जिले, इनमें से आपके दो ऐसे जिले हैं जो आपके एनसीआर में शामिल होते हैं, इसीलिए वहां पर आपके औद्योगिक विकास की अत्यधिक संभावना है। बताना इसका आंसर क्या होगा जल्दी से आपका। आप सर कमेंट देखे तो नहीं, यह हमें बताता नहीं किसका गलत है। हाँ चलो सही बात है, अब कमेंट देखूंगा आपका मैं। चलो इसका बताओ आंसर क्या होगा जल्दी से एक बार, कि इसका आंसर क्या होगा आपका। चलो अगर बात करूं कौन से जिला आपके, यानी कि अलवर व भरतपुर, पहले आपके अलवर व भरतपुर हो गया, अब ऐसे नए जिले बने वो भी शामिल किए जाएंगे। यानी कि जो आपके अलवर व भरतपुर जिले ये आपके एनसीआर में किस में शामिल होता है, आपके एनसीआर में। यानी आप कह सकते हो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल होते हैं, राजधानी क्षेत्र में शामिल होते हैं। क्षेत्र में क्या होता है आपके, शामिल होते हैं, क्षेत्र में शामिल है होते हैं। चलो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अलवर वे भरतपुर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर आपका। बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के किस जिले में होता है। सीधा प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान में इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है, वो आपको बताना है। चलो बताना इसका आंसर क्या हो जल्दी से कमेंट में, कि इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान किस जिले में होता है। क्या बात है, ओके। वंदना महिला का आंसर आपका ए आ रहा है, बहुत ही प्यार। अगर बात करें इसके बारे में, देखो इसबगोल है ना, इसबगोल की बात करूं, जो इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन होता है वो कहां पर होता है, कहां पर होता है आपके जालोर में। कहां पर होता है आपके जालोर में होता है, कि इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन आपके राजस्थान में जालोर में होता है। अगर बात करूं श्रीगंगानगर के बारे में, तो श्रीगंगानगर में आपका सर्वाधिक होता है माल्टा या किन्नू। किसका होता है आपका, माल्टा या किन्नू का होता है, माल्टा या किन्नू का होता है। इसीलिए आपको पता है कि माल्टा या किन्नू मंडी भी कहां पर श्रीगंगानगर में। कहां पर आपके श्रीगंगानगर जिले में, कि राजस्थान में सर्वाधिक माल्टा या किन्नू का उत्पादन आपके श्रीगंगानगर जिले में होता है। इसीलिए जो आपकी माल्टा या किन्नू मंडी भी कहां पर है, श्रीगंगानगर जिले में। इसका नाम बात करूं राजस्थान में इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन आपके कहां पर होता है, जालोर में होता है। इसलिए आपकी इसबगोल मंडी कहां पर आपकी जालोर में। इसबगोल मंडी कहां पर आपकी जालोर में। इसके अलावा बात करूं झालावाड़ में, तो झालावाड़ में सर्वाधिक किसका उत्पादन, झालावाड़ में सर्वाधिक आपके संतरे का उत्पादन होता है। झालावाड़ में सर्वाधिक संतरे का उत्पादन होता है। और आपके संतरे के लिए आपकी भवानी मंडी झालावाड़,
भवानी मंडी झालावाड़ प्रसिद्ध है। भवानी मंडी झालावाड़ क्या है? प्रसिद्ध है। झालावाड़ प्रसिद्ध है, यानी भवानी मंडी प्रसिद्ध, झालावाड़ की आपकी भवानी मंडी क्या है? प्रसिद्ध है, मंडी प्रसिद्ध है। इसका हम बात करूं, इसी आपके झालावाड़ में संतरे का उत्पादन होता है। अगर बात करो हनुमानगढ़ में, तो हनुमानगढ़ में आप कौन सी मंडी आती है? हनुमानगढ़ में आपकी चना मंडी, हनुमानगढ़ में आपकी चना मंडी स्थित है। चना मंडी कहां पर आपके? हनुमानगढ़ में। कहां पर आपके? हनुमानगढ़ में। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? इसबगोल जालौर, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर आपका, राजस्थान में निर्यात संवर्धन एवं औद्योगिक पार्क ईपीआईपी कहां अवस्थित है? आपसे पूछना जाता है कि राजस्थान में निर्यात संवर्धन एवं औद्योगिक पार्क ईपीआईपी कहां अवस्थित है? बताना इसका आंसर क्या होगा आपका? चलो, हाँ, बहुत ही सही। इसका आंसर क्या बताना जल्दी से आपका, कि इसका आंसर क्या होगा? अगर बात करूं तो इसका आंसर क्या होगा आपका? सीतापुरा जयपुर। कौन सा होगा आपका? सीतापुरा जयपुर। अगर बात करें खारा बीकानेर, देखो ये जो खारा बीकानेर है, खारा बीकानेर, खारा बीकानेर, यहां पर आपके सिरेमिक 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 पार्क, कौन सा पार्क आपका? सिरेमिक पार्क ये खारा बीकानेर में। फिर आता है आपका राजस्थान में, आपका आता है होजियारी 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 पार्क। ये कहां पर आप? भिवाड़ी अलवर में। कहां पर आपको? भिवाड़ी अलवर में। बढ़ते अगले प्रश्न। इसके अलावा आता आपका एक आता आपका स्टोन मार्क पार्क, स्टोन पार्क। और ये कहां पर आपके? मंडोर जोधपुर में। कहां पर आपके? मंडोर जोधपुर में। कहां पर आपका? मंडोर जोधपुर में। कौन सा पार्क आपका? स्टोन पार्क। ये कहां पर आपके? मंडोर जोधपुर में। चलो, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर आपका, बताना कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर से संबंधित कौन सा या कौन से कथन सही है? यानी कि जो आपकी जनगणना 2011 हुई थी, इसके अनुसार कौन कौन से कथन है जो आपके सही है? बताना इसका आंसर क्या होगा आपका? चलो, इसका आंसर क्या होगा आपका? सुमी का 6 में ओल आ रहा है आपका, वंदना का ए आ रहा है, ठीक है। बाकी क्या क्या आ रहा है आपका? चंदू डामोर का आंसर सी आ रहा है। सबका आंसर चेंज क्यों आ रहा है? आंसर चेंज मतलब सबके क्या होता है? गलत होने के चांस ज्यादा होते हैं। यदि आपका आंसर ही गलत है तो, अरे आपका आंसर चेंज है तो क्या होगा? अधिकांश आपका गलत होने का चांस ज्यादा होता है। अगर बात करो आपके, देखो आपको पता है कि जो आपकी जनगणना 2011 है, जनगणना 2011 है, जनगणना 2011 इसके अनुसार आपके जो जनगणना 2011 हुई थी, इसमें जो कुल वृद्धि दर है, कुल वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर, वो कितनी आपकी 21.3 है। कितनी आपकी? 21.3 है, जो कि सही है हमारी, 21.3 है। इसके अलावा बात करो आपके कि सर्वाधिक कहां पर आपकी? सर्वाधिक बाड़मेर में हुई थी आपकी, सर्वाधिक बाड़मेर में हुई आपकी। और न्यूनतम हुई थी श्रीगंगानगर में। कहां पर हुई थी? श्रीगंगानगर में। कि आपके राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर बाड़मेर जिले में हुई और न्यूनतम आपके श्रीगंगानगर जिले में हुई। सर्वाधिक बाड़मेर में और न्यूनतम आपके श्रीगंगानगर में, न्यूनतम आपका श्रीगंगानगर में हुई थी, श्रीगंगानगर में हुई थी। अब देखो सारे पॉइंट्स के बारे में अगर बात करो आपके, तो देखो कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर बाड़मेर जिले में दर्ज की गई। पहली बात बिल्कुल सही है कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर आपके बाड़मेर जिले में दर्ज की गई। सेकंड कह रहा है कि न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर गंगानगर जिले में दर्ज की गई, यह बात भी सही है। इसके अलावा बात करें आपकी ऑल ओवर जो राज्य की औसत जनसंख्या है, वृद्धि दर 21.3% दर्ज की गई। तो तीनों बातें क्या सही है? यानी कि आपके राजस्थान जो जनसंख्या वृद्धि दर है 21.3 है, सर्वाधिक बाड़मेर जिले में हुई और न्यूनतम आपके श्रीगंगानगर जिले में हुई थी, यानी कि तीनों बात सही है। तो इसका आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा।
जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी था उनका आंसर बहुत ही प्यारा था। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। चलो अगला प्रश्न क्या होगा आपका, बताना 2011 में राजस्थान के कौन से जिलों में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि पहली बात आपसे पूछा जा सकता है ना कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जहां पर आपके 500 से अधिक जनसंख्या जनघनत्व पाया जाता है। सेकंड आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान का जनघनत्व कितना है। बताना इसका आंसर क्या हो जल्दी से एक बार, कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जहां पर आपके 500 अधिक जनघनत्व पाया जाता है। क्या बात है, बहुत ही प्यारा। छोटे सरकार का आंसर सही आ रहा आपका, सुमी का आंसर सही आ गया। बहुत, अगर बात करो आपके देखो कि राजस्थान का जनघनत्व, राजस्थान का जनघनत्व, जनघनत्व कितना कितना आपका 200, कितना आपका 200 है कि राजस्थान का जनघनत्व 200 है, इसमें से आपके 200 है। और राजस्थान के दो ऐसे जिले हैं, दो ऐसे जिले हैं जहां पर 500 से अधिक, 500 से अधिक जनघनत्व है, 500 से अधिक जनघनत्व है, अधिक जनघनत्व है, जनघनत्व है। कौन कौन से हो जाएंगे आपके, जयपुर व भरतपुर। कौन सा आपका, जयपुर व भरतपुर, जयपुर व भरतपुर। चलो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आप, जयपुर भरतपुर। तो ऑप्शन नंबर ये सी आ रहा, वैसे आपके यहाँ पर भी होना चाहिए था ये वाला। चलो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर आपका। हाँ, फुलवारी की नाल स्थित है, सीधा पूछा गया फुलवारी की नाल कहां पर आपका है ना, फुलवारी की नाल कहां पर है। चलो इसका आंसर क्या होगा बताना जल्दी से, कि फुलवारी की नाल राजस्थान में कहां पर आपकी, फुलवारी की नाल कहां है। चलो इसका आंसर क्या होगा आपका, वंदना का आंसर ये आ रहा है आपका, और सुमी का आंसर भी आपका उदयपुर आ रहा है। चलो छोटे सरकार का आंसर आपका कोटा। चलो चंदू डामर का आंसर ए आ रहा, यानी कि सबका आंसर क्या आ रहा है आपका ए आ रहा है। अगर बात करूं दर्रों के बारे में, देखो एक दर्रा आता है उसका नाम आता है फुलवारी की नाल। कौन, अगर बात करूं कौन सी नाम आपकी, फुलवारी की नाल, फुलवारी की नाल। फुलवारी की नाल कहां पर आपकी, उदयपुर में। कहां पर है, उदयपुर में। और इसी फुलवारी की नाल से आपकी मानसी वाकल, कौन सी आपकी, मानसी वाकल नदियों का उद्गम होता है, मानसी वाकल नदियों का उद्गम होता है, मानसी वाकल नदियों का उद्गम होता है। कि फुलवारी की नाल उदयपुर में, और इसी फुलवारी की नाल से आपकी मानसी वाकल नदियों का उद्गम होता है। इसके अलावा बात करूं आपकी एक नाल, जिसका नाम कौन सा नाल आपकी, केवड़ा की नाल। कौन सी नाल आपकी, केवड़ा की नाल। और केवड़ा की नाल भी कहां पर है, कहां पर आपकी, उदयपुर में। कहां पर आपकी, उदयपुर में, उदयपुर में, उदयपुर में। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि यदि आपको जयसमंद झील, यानी आपसे पूछा जा सकता है कि यदि आपको उदयपुर से कहां पर जाना है, जयसमंद जाना है, यानी कि आपको जयसमंद झील का दृश्य देखने जाना है, तो कौन सी नाल से गुजरना पड़ेगा, तो आपको केवड़ा की नाल से गुजरना पड़ेगा। यानी कह सकता हूं कि ये आपका जयसमंद जाने का मार्ग है, जयसमंद जाने का मार्ग है, जाने का क्या है आपका मार्ग है। इसका नाम बात करूं, एक आता आपका देबारी दर्रा, देबारी दर्रा कहां पर आपका, उदयपुर में। देबारी दर्रा भी कहां पर आपका, उदयपुर में। कहां पर आपका, उदयपुर में। इसके अलावा बात करूं, दर्रा आता आपका हाथी दर्रा। कहां पर आपका, हाथी दर्रा, हाथी दर्रा भी कहां पर आपका, हाथी दर्रा भी आपका उदयपुर में। हाथी दर्रा भी कहां पर है, उदयपुर में, उदयपुर। अब देखो आपके गलती मत करना, आपसे पूछा जाए हाथी दर्रा कहां पर आपका, उदयपुर में है, जहां से आपका NH27 गुजरता है, NH27 गुजरता है। लेकिन आपसे पूछा जाए हाथी गुफा या हाथी गुड़ा दर्रा, क्या पूछा जाए आपसे, हाथी गुफा, हाथी गुफा या हाथी गुड़ा दर्रा, कौन सा आपका, हाथी गुड़ा दर्रा। और ये कहां पर, हाथी गुफा या हाथी गुड़ा दर्रा, ये कहां पर आपका, राजसमंद में। कहां पर आपका, राजसमंद में। कहां पर आपका, राजसमंद में, राजसमंद में। अगली बात करूं आपके, इसके अलावा राजसमंद दर्रों की बात करें तो राजसमंद में इसके अलावा और अन्य दर्रे भी आते हैं, जैसे आपका आता है कामली घाट। कौन सा था आपका, कामली घाट आता है आपका, कामली घाट भी कहां पर आपका, राजसमंद में आपका। इसके अलावा गोरम घाट भी कहां पर आपका, राजसमंद में आपका, गोरम घाट, गोरम घाट। ऐसे बहुत सारे घाट है, कामली घाट राजसमंद में, गोरम घाट राजसमंद में। इसका नाम बात करूं, ऐसे बहुत सारे ना दर्रे आपके जो एग्जाम आपसे पूछे जाते हैं। अब आपको पता है दर्रा आता है, उसका नाम आता है आपका हल्दी घाटी दर्रा। हल्दी घाटी दर्रा भी कहां पर आपका, हल्दी घाटी दर्रा भी कहां पर आपका, राजसमंद में। चलो ये वाली चर्चा इसके बारे में हो गई। देखो
गोरम घाट हो गया, कामली घाट, हल्दी घाटी और कौन से हाथी गुफा या हाथी घोड़ा नाल कहां पर है? राजसमंद में। तो कोटा में आपको विशेषकर दर्रा नहीं मिलता, कोटा में कोई आपको दर्रा नहीं मिलता है। इसके अलावा वापस दर्रे आपको बूंदी में देखने को मिलेंगे। यहां पर जो दर्रे हैं वो है आपका बूंदी दर्रा, बूंदी दर्रा। इसके अलावा आपका लाखीरी दर्रा, लाखीरी दर्रा। इसके अलावा आपका जेतसर दर्रा, जेतसर दर्रा। इसके अलावा आपका रामगढ़ खटगढ़ दर्रा, रामगढ़ खटगढ़ दर्रा, खटगढ़ दर्रा, खटगढ़ दर्रा। ये दर्रे चारों कहां पर, चारों कहां पर है? बूंदी में। कहां पर है? बूंदी में। यानी जो हाड़ौती पठार के दर्रे हैं, बूंदी दर्रा, लाखेरी दर्रा, जेतसर दर्रा और रामगढ़ खटगढ़ दर्रा, ये चारों दर्रे आपके कहां पर है? बूंदी में है। चलो इसका आंसर क्या होगा आपका? उदयपुर। यानी जिसका भी आंसर उदयपुर था उनका आंसर बहुत ही प्यारा था। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका? बताना। सुमेलित है। क्या कह रहा है आपका? सुमेलित है। यानी कौन कौन सा है जो आपस में सुमेलित है? सीधा बताना इनमें से कौन सा है जो आपका आपस में सुमेलित है। चलो हाँ, ये आपके इतिहास में चला जाता है ना। और भाई भूगोल में आपसे पूछा था राजसमंद के बारे में, तो राजसमंद में वहां पर झील कौन सी आती है आपकी? सुरबान कौन सा राजसमंद झील आती है, वो आपसे पूछा था ना। जो आप बात करो ये सारा आपका आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री में चला जाता है। चलो फिर भी बहुत अच्छा नॉलेज है आपका। ओके, इसका आंसर क्या हो बताना जल्दी से। बी आंसर आ रहा है आपका, सुमी का आंसर बी आ रहा है। देखते हैं एक बार ना। अगर बात करूं सुमेलित है, पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा जो आपका सुमेलित है, दे रखा है। अगर बात करूं आपके, देखो बेड़च का उद्गम होता है आपका, उद्गम स्थल बेड़च। ये उल्टा सीधा लिख देना आपका। गोगुंदा की पहाड़ियां, सही बात है कि बेड़च या आयड का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से होता है। गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से होता है, ये बात बिल्कुल सही है आपकी। सेकंड कह रहा है कि बनास का उद्गम विंध्याचल पहाड़ियों से होता नहीं साहब, बनास का उद्गम विंध्याचल पहाड़ियों से नहीं होता है। बनास का उद्गम होता है, वो होता है खमनोर की पहाड़ियों से। कहां से होता है आपका? खमनोर की पहाड़ियों से। और खमनोर की पहाड़ियां कहां पर? खमनोर की पहाड़ियां कहां पर? तो कहां पर आपकी? राजसमंद में। कहां पर आपकी? राजसमंद में। राजसमंद से होता है, राजसमंद से होता है, राजसमंद से होता है। अगली बात कर आपके कि सोम नदी का उद्गम नाग पहाड़िया से होता नहीं साहब। नाग पहाड़ियों से किसका उद्गम होता है आपका? नाग पहाड़ियों से आपके लूणी का उद्गम होता है, लूणी का उद्गम होता है, लूणी का उद्गम होता है। जबकि बात करो सोम नदी के बारे में, तो सोम का उद्गम होता है वो कहां से होता है आपका? बिछा मेढ़ा की पहाड़िया। कहां से होता है आपका? बिछा मेढ़ा की पहाड़िया, बिछा मेढ़ा की पहाड़िया, बिछा मेढ़ा की पहाड़िया, बिछा मेढ़ा की पहाड़िया। और बिछा मेढ़ा की पहाड़िया भी कहां पर आपके? उदयपुर में। कहां पर आपके? उदयपुर में। यानी आप कह सकते हो बिछा मेढ़ा की पहाड़िया, बिछा मेढ़ा की पहाड़िया उदयपुर से सोम नदी का उद्गम होता है। अगर बात करूं माही नदी के बारे में, तो माही नदी का उद्गम आपके एमपी की मेहंद झील से, एमपी की मेहंद झील से, मेहंद झील से होता है आपका, मेहंद झील से होता है। तो देखो सुमेलित कौन सा? सुमेलित ओनली फॉर कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर ए सुमेलित है। बाकी अन्य सभी ये केवल सुमेलित है, बाकी सारे आपका असुमेलित है ना। ऑप्शन नंबर ए ही क्या आपका सुमेलित है, ये वाला क्या आपका सुमेलित है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। आपको अधिकांश पहाड़ियां याद होनी चाहिए जहां से उनका नदियों का उद्गम स्थल है ना। वहां सीधे आपसे पूछा जा सकता है किन की नदी से किस, सॉरी किन किन पहाड़ी से किस किस नदी का उद्गम होता है, या फिर उन पहाड़ों की विशेषता कहां पर है। आपकी अरावली के लिए इंपोर्टेंट हो जाती है आपकी पहाड़ियां, है ना, वहां से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलो बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि निम्नांकित में से कौन से काल के चट्टानों में सीसा तथा जस्ता मिलता है। देखो ये आपका काल पूछ ले, इसने क्या पूछा? काल पूछा है। अब ये तो आपको पता है, ये जो आपके राजस्थान सीसा जस्ता पाया जाता है, सीसा जस्ता आपके किस में पाया जाता है? किस में पाया जाता है आपका? अरावली पर्वतीय प्रदेश में पाया जाता है। लेकिन अब ये पूछा है कि ये जो अरावली पर्वतीय प्रदेश में चट्टानें पाई जाती है, ये चट्टानें किस काल की है, वो काल आपको बताना है। चलो वंदना, मेरे का आंसर डी आ रहा है। गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। क्लास को शेयर करा करें।
ओके, तो इसका आंसर होगा आपका आर्कियन वे कौन सा, प्रोटेरोजाइक, प्रोटोरोजाइक। इसका आंसर होगा वो होगा आपका आर्कियन वे प्रोटेरोजोइक। इसका आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर है। बढ़ते अगला प्रश्न की ओर आपका, बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि मरुस्थल का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है। बीएसटीसी के हिसाब से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके बीएसटीसी में, आपको सीधे प्रश्न फैक्ट वाले पूछे जाते हैं और इजी पूछे जाते हैं। बताना इसका आंसर क्या होगा जल्दी से एक बार, इसका आंसर क्या होने वाला है आपका। क्या बात है, बहुत ही प्यारा। ब्लू सिटी, बहुत प्यारा, जोधपुर। चलो, वंदना महिला का आंसर सी आ रहा है आपका, संदीप शर्मा का आंसर सी आ रहा है, और सुमी का आंसर जोधपुर, बहुत ही प्यारा। जिनका आंसर भी क्या आ रहा है आपका, सही आ रहा है, अधिकतर का आंसर सही आ रहा है। बाकी सारे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, क्लास में सबको बने रहना है, सबको अपनी अपनी भागीदारी निभानी है क्लास में। चलो, है ना, बताना इसका आंसर क्या होगा आपका। तो इसका आंसर होगा आपका जोधपुर। कौन सा होगा, जोधपुर होगा। देखो, जोधपुर। अब आपको पता है जो मरुस्थल है कि भारतीय मरुस्थल को, भारतीय मरुस्थल को, भारतीय मरुस्थल को, मरुस्थल को थार का मरुस्थल कहा जाता है, थार का मरुस्थल कहा जाता है, थार का मरुस्थल कहा जाता है, थार का मरुस्थल कहा जाता है। इसी थार के मरुस्थल को स्थानीय भाषा में, स्थानीय भाषा में, भाषा में आपका थली कहा जाता है, थली कहा जाता है। कि भारत में मरुस्थल को थार का मरुस्थल कहा जाता है और इसी थार के मरुस्थल को स्थानीय भाषा में आपका थली कहा जाता है। अगर बात करूं कि ये जो आपका मरुस्थल है इसका प्रवेश द्वार, तो मरुस्थल का प्रवेश द्वार आपके किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है आपका, जोधपुर को कहा जाता है। कि मरुस्थल का प्रवेश द्वार आपका, प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार जोधपुर को कहा जाता है। द्वार आपका जोधपुर को, द्वार, द्वार आपका जोधपुर कहा जाता है, जोधपुर को कहा जाता है, जोधपुर को कहा जाता है। आपको पता है कि राजस्थान का प्रवेश द्वार, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है आपका, प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है आपका। इसके लिए आपको बताना है कि राजस्थान प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। अगर बात करूं आपके बीकानेर के बारे में, तो बीकानेर के आपके लूणकरणसर को, बीकानेर के लूणकरणसर को, लूणकरणसर को, करणसर को राजस्थान का राजकोट, राजस्थान का राजकोट कहा जाता है, राजकोट कहा जाता है। दो प्रश्न बताना आपका, इसका आंसर बताना आपका, इजी पर सबको बच्चों जैसा प्रश्न आप इसके अलावा आपका है सिंह द्वार, राजस्थान का सिंह द्वार। ऐसे कुछ प्रश्न आपको पूछा जाता है आपका कि राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है। इसके अलावा बात करो आपके राजस्थान में, राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार, मानसूर का प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है आपका, प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। ऐसे कुछ फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। देखो कि बीकानेर के लूणकरणसर को आपके राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। अगर बात करो आपके जयपुर को, तो जयपुर को आपके पिंक सिटी, पिंक सिटी, पिंक सिटी या गुलाबी शहर, गुलाबी शहर कहा जाता है, गुलाबी शहर कहा जाता है, गुलाबी शहर कहा जाता है, गुलाबी शहर कहा जाता है। इसका नाम बात करूं कि यह जो आपका जैसलमेर है, इस जैसलमेर को, इस जैसलमेर को, क्या बात है, सिंह द्वार अलवर आपका और प्रवेश द्वार आपका भरतपुर। बहुत भी है ना, आपको पता है कि राजस्थान का प्रवेश द्वार कौन सा आपका भरतपुर और सिंह द्वार कौन सा अलवर है, सिंह द्वार कौन सा आपका अलवर है। बहुत प्यारा, ये नॉलेज आपको है, अच्छी बात है, बिल्कुल बेसिक नॉलेज है आपका। राजस्थान का प्रवेश द्वार कौन सा आपका भरतपुर है। अगर बात करो आपके जैसलमेर के बारे में, तो जैसलमेर को आपका पीला शहर कहा जाता है, पीला शहर कहा जाता है, पीला शहर कहा जाता है। इसका नाम बात करूं जैसलमेर के बारे में, तो जैसलमेर को पीला शहर कहा जाता है, पीला शहर कहा जाता है। इसके नाम बात करूं जो जैसलमेर है, जैसलमेर, जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा मरुस्थलीय जिला, सबसे बड़ा कैसा आपका, तो सबसे बड़ा मरुस्थलीय जिला, मरुस्थलीय जिला है, मरुस्थलीय जिला है। मरुस्थलीय जिला भी कौन सा आपका मरुस्थलीय जिला आपका जैसलमेर है। कौन सा आपका जैसलमेर। इसके लिए आपको पता है कि, आपको पता है, एक चीज लिख रहा हूं नोट करके, कि आपके अरावली के, अरावली के पश्चिम में, अरावली के पश्चिम में, पश्चिम में सिरोही जिला, पश्चिम में सिरोही जिला, सिरोही जिला मरुस्थल में, मरुस्थल में शामिल नहीं होता है, मरुस्थल में शामिल नहीं होता है। यानी कि अरावली के पश्चिम में तो आपका सिरोही जिला आता है,
लेकिन ये आपका मरुस्थल में शामिल है नहीं होता है। तो कुछ पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए किसके बारे में क्या क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका जोधपुर। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर आपका। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलो हाँ, बीसी पशु गणना 2019 के अनुसार किस पशुधन में सबसे ज्यादा प्रतिशत वृद्धि किन की संख्या में दर्ज की। सीधा प्रश्न पूछना जाता है कि जो आपकी बीसी पशु गणना 2019 में हुई थी, इस बीसी पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक जो आपके पशुधन में वृद्धि हुई थी वो प्रतिशत में कहां पर की गई, बताना कि सर्वाधिक किस पशुधन में प्रतिशत के आधार पर वृद्धि हुई थी। चलो हाँ, ग्रेप की गाय बकरी को कहा जाता है आपका। चलो बहुत ही प्यारा। इसका आंसर क्या होगा आपका। हाँ, भैंस तो आपने बना दी है। अगर बात करो आपका, देखो कि जो आपकी 19वीं पशु गणना, देखो अगर बात करो 19वीं पशु गणना, कि 19वीं पशु गणना में आपकी पशु गणना में जो कुल भैंसें थी या भैंस की संख्या थी वो थी आपकी 1.29 लाख। कितनी थी आपकी 1.29 लाख थी। 1.29 लाख थी। 1.29 लाख थी। यानी कि 19वीं पशु गणना में आपकी कुल जो लिखा नहीं कि आपका कि कुल जो आपकी भैंस थी उसकी संख्या कितनी थी आपकी 1.29 लाख। कितनी 1.29 लाख थी। 1.29 लाख क्या थी, तो कुल भैंसों की संख्या थी। जैसे आपकी बीसी पशु गणना होती है, बीसी पशु गणना होती है, बीसी पशु गणना में जो भैंसों की संख्या वो कितनी होगी आपकी, तो 1.37 कितनी होगी आपकी 1.37 लाख। 1.37 लाख क्या हो गई थी आपकी भैंसों की संख्या होगी। भैंसों की संख्या हो गई थी। तो अब समझना क्या हुआ था कि जो 1.29 लाख से कितना हो गया आपका 1.37 लाख हो गए। तो इसमें क्या होती वृद्धि, वृद्धि हुई थी। और इसमें जो वृद्धि हुई थी वो कितनी आपकी 5.53 प्रतिशत। कितनी वृद्धि आपकी 5.53 प्रतिशत क्या हुई आपकी वृद्धि हुई थी। वृद्धि हुई जो कि सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि है। सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि है। सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गोवन सॉरी भैंस। अगर बात करो आपके बकरी के बारे में, तो राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाने वाला पशु है। पाया जाने वाला क्या आपका पशु कौन सा, बकरी है। अगर बात करूं राजस्थान में सर्वाधिक कौन सा वृक्ष पाया जाता है आपका, तो राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाने वाला पशु तो बकरी है। जबकि राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाने वाला वृक्ष राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाने वाला वृक्ष सर्वाधिक पाया जाने वाला वृक्ष कौन सा होगा आपका, कौन सा वृक्ष है आपका दोक वृक्ष। कौन सा आपका दोक वृक्ष है। दोक वृक्ष है। चलो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, भैंस। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर आपका। हाँ, शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। सीधा पूछा गया है जो शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य ये राजस्थान में कहां पर आपका। इजी प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न है आपका। हाँ चलो बहुत ही प्यारा, क्या बात। इसका आंसर आ चुका है आपका कि राजस्थान में सर्वाधिक राजस्थान में जो शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य वो किस जिले में है। डी आ रहा है ना। चलो सबका आंसर डी आ रहा है, बहुत प्यारा। अगर बात करो आपके शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में, शेरगढ़ वन्यजीव उद्यान, देखो
ये कहां पर है? शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर, कहां पर आपके 12 में, कहां पर आपके 12 में है, 12 में है, 12 में। और इसका हम बात करें, ये शेरगढ़ अभ्यारण्य, ये वन्यजीव अभ्यारण्य आपके परवन नदी किनारे पर, परवन नदी के किनारे पर, परवन नदी के किनारे, परवन नदी के किनारे पर, के किनारे पर बना, परवन नदी किनारे पर बना हुआ है। इसका हम बात करें, इसी परवन नदी किनारे पर आपका शेरगढ़ दुर्ग भी 12 में है, इसी परवन नदी किनारे आपका शेरगढ़ दुर्ग भी बना हुआ 12 में, शेरगढ़ दुर्ग भी आपके 12 में बना हुआ है, जिसे आपके कोसवर्धन दुर्ग कहा जाता है, जिसे आपके कोसवर्धन दुर्ग कहा जाता है, कोसवर्धन दुर्ग कहा जाता है। और एग्जाम कितनी बार पूछा गया है कि राजस्थान जो कोसवर्धन दुर्ग कहां पर आपके 12 में है, इसे ही आपका शेरगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। और यह दुर्ग आपके परवन नदी किनारे, कहां पर, परवन नदी किनारे बना हुआ है। अगर बात को करौली में, तो करौली में कौन सा अभ्यारण्य आता है आपका? करौली में अभ्यारण्य आता है, कौन सा आता है आपका? केला देवी। कौन सा अभ्यारण्य आपका? केला देवी अभ्यारण्य, केला देवी अभ्यारण्य, केला देवी कहां पर है? कहां पर आपका? करौली में। और यह आपका, यह राजस्थान का, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, दूसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य, दूसरा सबसे बड़ा क्या है आपका? अभ्यारण्य, सबसे बड़ा अभ्यारण्य। आपको पता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा था? कौन सा आपका सबसे बड़ा अभ्यारण्य? आपका राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर है। जबकि दूसरा सबसे बड़ा कौन सा? केला देवी। केला देवी कहां पर है? करौली में। कोटा में, कोटा में कौन सा अभ्यारण्य था आपका? दर्रा अभ्यारण्य। दर्रा अभ्यारण्य कहां पर? आपका कोटा में। दर्रा अभ्यारण्य कहां पर? आपके कोटा में। फिर आता भरतपुर में। देखो भरतपुर में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आता आपका? तो भरतपुर में आता आपका केवलादेव, केवलादेव घना पक्षी विहार, केवलादेव घना पक्षी विहार, पक्षी विहार। और ये कहां पर? ये कहां पर? आपके भरतपुर में। कहां पर? आपके भरतपुर में। फिर आता 12, 12 में कौन सा हो गया आपका? शेरगढ़ हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलो हाँ, बहुत ही प्यारा कि आपका जो मुकुंदरा इस राष्ट्रीय उद्यान है वो कोटा, बूंदी, बारा, फिर कोटा और झालावाड़ जिलों में ना, हाड़ौती क्षेत्र में फैला हुआ आपका। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 12। बढ़ते हमारे अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका? हाँ, राजस्थान में संचालित राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन है ना, कि जो राजस्थान में संचालित है राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन, इस मिशन में केंद्रीयांश व राज्यांश, इसका मतलब क्या हो गया? केंद्र में राजस्थान का हिस्सा कितना है वित्त पोषण? आपको याद क्या करना, सीधा बताता हूं आपका, कि राजस्थान में संचालित राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन, इस खेती मिशन में केंद्र व राज्यांश का वित्त पोषण कितना, वो बताना आपको। इसके बीच में आपको अनुपात आ जाएगा, जैसे कर दो आपके 90:10, 70:30, 60:40 और 50:50। आप समझो आपका। तो चलो इसको सीधे आप याद कर लेना, कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी 60:40, ऑप्शन नंबर सी 60:40, यानी 60 के अंदर का 40 किसका? 40 किसका? आपके राज्य का। चलो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर आपका। हाँ, बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि फेरी क्वीन शाही ट्रेन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी आपकी? किसके द्वारा की गई थी? और आपको यह भी बताना कि फेरी क्वीन शाही ट्रेन है, ये कहां पर चलाई गई थी आपकी? कि फेरी क्वीन शाही ट्रेन है, इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी आपकी? चलो इसका आंसर क्या होगा आपका? सी दे रहे हो? चलो सुमी का आंसर बी आ रहा है, और बाकी संदीप शर्मा का आंसर आपका उत्तरी पश्चिमी आ रहा है। चलो बहुत प्यारा। अगर बात करूं आपके उत्तरी पश्चिमी रेलवे के बारे में, तो देखो ये जो फेरी क्वीन है, फेरी क्वीन, तो फेरी क्वीन, क्वीन ये शाही ट्रेन, फेरी क्वीन शाही ट्रेन, शाही ट्रेन, शाही ट्रेन, इसकी शुरुआत, इसकी शुरुआत, शुरुआत, शुरुआत 2003 में, 2003 में, 2003 में उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन, उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन। तो उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर आपका? जयपुर में। कहां पर? आपके जयपुर में। उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन, जोन जयपुर के द्वारा,
जयपुर के द्वारा इसका शुरुआत की गई, या फिर आप कह सकते हो इसका संचालन किया गया था। इसका संचालन आपके 2003 में उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन, जिसका मुख्यालय जयपुर, इसके द्वारा किया गया। तो और ये आपकी जो साइड ट्रेन है, ये ट्रेन शेखावटी क्षेत्र में चलेगी, शेखावटी क्षेत्र में चलाई गई थी। यानी कि ये जो साइड ट्रेन है ये आपके शेखावटी क्षेत्र में चलाई गई थी, और जिसका उद्देश्य था आपका उद्देश्य शेखावटी की हवेलियों तथा भित्ति चित्रों का दृश्य दिखाना। यानी कि जो आपको पता है कि जो राजस्थान में हवेलियां वो आपके शेखावटी क्षेत्र की प्रसिद्ध है, इन शेखावटी क्षेत्र के दृश्य को दिखाने के लिए, या फिर यहाँ पर जो भित्ति चित्र बने इनके दृश्य को दिखाने के लिए यहाँ पर आपकी फेरी क्वीन नामक साइड ट्रेन चलाई गई थी। चलो इसका आंसर क्या होगा आपका उत्तर पश्चिमी रेलवे। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा उत्तर पश्चिमी रेलवे वाला? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा आपका उत्तर पश्चिमी रेलवे के द्वारा। चलो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। आपका निम्न में से कौन सा कथन जो सत्य नहीं है पूछा है, ऐसा कौन सा कथन है जो कि आपका सत्य नहीं है, यानी आपका असत्य है। बताना इसका आंसर क्या होगा आपका। ऐसा कौन सा कथन है जो आपका सत्य नहीं यानी कि आपका असत्य है। चलो पुष्पा चौधरी गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राम राम। ऐसा कौन सा कथन है जो आपका सत्य नहीं यानी असत्य पूछा है। क्या बात है, बहुत ही प्यारा। दीपू मीणा का आंसर आपका डी आ रहा है। सुमी का आंसर बी आ रहा है। प्रदीप शेखावत का आंसर डी आ रहा है। ऐसे प्रश्न आपके सामने होने चाहिए ना, तब जाके मजा आता है आपकी तैयारी में ना। गोटा आगे बस होता है क्या है कि एग्जामिनर केवल प्रश्न की भाषा चेंज कर देता है, उसकी लैंग्वेज घुमा देता है और आपके ऑप्शन चेंज कर देता है, उसमें आपको पूरा गोटा देता है। चलो चलो सभी को क्या बात है। पुष्पा चौधरी बोल रहे सभी राइट है ना, सभी असत्य है। जल्दबाजी में गलती आपको नहीं करनी है। चलो गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग एक बार, जय श्री कृष्णा RS2। चलो अगर बात करूं इसके बारे में समझना आपका कि ऊंट महोत्सव कहाँ का, आपका ऊंट महोत्सव बीकानेर का। कहाँ का? बीकानेर का। सही बात है आपका कि थार महोत्सव कहाँ का? जैसलमेर का है। क्या साहब? नहीं साहब, थार महोत्सव आपके जैसलमेर का नहीं है। जैसलमेर का महोत्सव कौन सा होगा आपका? तो जैसलमेर का महोत्सव होने वाला कौन सा आपका? मरु महोत्सव। कौन सा होगा आपका? मरु महोत्सव। मरु महोत्सव आपके जैसलमेर का है। मरु महोत्सव आपका जैसलमेर का है। जबकि थार महोत्सव कहाँ का है आपका? तो थार महोत्सव आपके बाड़मेर का। कहाँ का है आपका? बाड़मेर का है। कहाँ का है आपका? बाड़मेर का है। ये बात आपकी क्या होगी? असत्य होगी। इसके आगे की बात करें अपन कि पतंग महोत्सव जयपुर का है। सही बात है कि पतंग महोत्सव कहाँ का? आपका जयपुर का है। पतंग महोत्सव कहाँ का? जयपुर का। इसका मतलब क्या होगा कि आपका पहला भी सही है और आपका तीसरा भी सही है, यानी जो बी है वो क्या है? गलत। बी है क्या जो आपका गलत है। इसके हम बात करें जो आपके अन्य महोत्सव, जैसे समझना आपका पूछा जाता है आपका ब्रज महोत्सव। और ब्रज महोत्सव कहाँ का? आपका भरतपुर का। आपका ब्रज महोत्सव आपका भरतपुर का। फिर आता आपका हाथी महोत्सव। हाथी महोत्सव कहाँ का? आपका आमेर जयपुर का है। आमेर जयपुर का है आपका। आमेर जयपुर का है। फिर आ जाता है वैसे आपका ग्रीष्म वे शीत महोत्सव।
शीत महोत्सव। दोनों कहाँ के आपके माउंट आबू सिरोही के, कहाँ के आपके माउंट आबू सिरोही के हैं, माउंट आबू सिरोही के हैं, आबू सिरोही का। फिर आता है आपका मेवाड़ महोत्सव, मेवाड़ महोत्सव। और मेवाड़ महोत्सव कहाँ का है आपका, तो मेवाड़ महोत्सव कहाँ का होगा, कहाँ का होगा आपका उदयपुर का, कहाँ का आपका उदयपुर का है, उदयपुर का है। फिर आता है आपका मारवाड़ महोत्सव, मारवाड़ महोत्सव, मारवाड़ महोत्सव। और मारवाड़ महोत्सव कहाँ का आपका, तो मारवाड़ महोत्सव वो हो जाएगा आपका जोधपुर का, कहाँ का आपका जोधपुर का है, कहाँ का आपका जोधपुर का। फिर आता है आपका मीरा महोत्सव, मीरा महोत्सव। और मीरा महोत्सव कहाँ का आपका, मीरा महोत्सव कहाँ का चित्तौड़गढ़, कहाँ का चित्तौड़गढ़ का है, चित्तौड़गढ़ का है, चित्तौड़गढ़ का, कहाँ का आपका चित्तौड़गढ़ का है। तो ये पॉइंट्स भी आपको याद होने चाहिए। पुणे समझता आपको देखो कि आपका मरु महोत्सव आपका जैसलमेर का है, थार महोत्सव बाड़मेर का है, ऊंट महोत्सव बीकानेर का है, पतंग महोत्सव आपके जयपुर का है, ब्रज महोत्सव भरतपुर का है, हाथी महोत्सव आमेर जयपुर का है, ग्रीष्म में शीत महोत्सव माउंट आबू सिरोही का है, मेवाड़ महोत्सव उदयपुर का है, इसके अलावा आपका मारवाड़ महोत्सव जोधपुर का है, और मीरा महोत्सव कहाँ का चित्तौड़गढ़, कहाँ का चित्तौड़गढ़ का है। आप जल्दी से कमेंट में मुझे बताना, जल्दी से कमेंट में मुझे बताना कि ऐसा कौन सा महोत्सव है जो वर्ष में 4 बार आयोजित होता है, कि ऐसा कौन सा महोत्सव है जो वर्ष में 4 बार आपके आयोजित होता है। इसका आंसर कौन दे कमेंट में बताना जल्दी से। ऐसा कौन सा महोत्सव है जो वर्ष में 4 बार आपके आयोजित होता है, आयोजित होता है। चलो इसका आंसर कौन देगा जल्दी से बताना। जिसने दे दिया उसको मान जाएंगे हम, वास्तव में उसकी तैयारी बहुत अच्छी है। चलो इसका आंसर कौन देगा, मैंने पूछा हुआ तो समझ में आ गया ना आपको। अभी तक इसका आंसर नहीं आया आपका, पता नहीं है सर। चलो मैं बताता हूँ ना। कौन सा महोत्सव आपका बैलून महोत्सव, कौन सा महोत्सव आपका बैलून महोत्सव या बलून महोत्सव ना, बलून या बैलून महोत्सव, जो कि आपके बाड़मेर मनाया जाता है, बाड़मेर में मनाया जाता है, बाड़मेर में मनाया जाता है। और यह वर्ष में 4 बार, वर्ष में 4 बार आयोजित होता है, 4 बार आयोजित होता है, 4 बार आयोजित होता है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। चलो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। आपका देखो, निम्न में से कौन सा मरुस्थल का प्रकार नहीं है, ऐसा कौन सा है जो आपके मरुस्थल का प्रकार नहीं है, बताना इसका आंसर क्या होगा। बहुत इजी प्रश्न है ये आपका। बहुत ही इजी प्रश्न है, बताना इसका आंसर क्या होगा आपका। चलो शाबाश, है ना। ऐसी गलतियां करते हो तुम सबसे पहले ना, पूछा नहीं है बता क्या रहे हो, है गजब। आपको नहीं पूछा है नहीं बताना, आपको नहीं पूछा वो बताना है ना। हाँ बहुत ही प्यारा। बी वालों सुधर जाओ, ए और बी वालों। अगर बात करूं आपके तो समझना कि मरुस्थल का मतलब क्या होता है। देखो मरुस्थल का मतलब क्या होता है कि वह क्षेत्र होता है जहां पर हमारा जीवन यापन करना क्या होता है, असंभव होता है। देखो मरुस्थल का मतलब ये नहीं होता है कि केवल रेत ही रेत। मरुस्थल का मतलब यह होता है कि जहां पर हमारा क्या होता है, जीवन यापन करना आपका असंभव होता है। चाहे वो आपका बर्फीला क्षेत्र हो, चाहे वो आपका पथरीला क्षेत्र हो, जहां पर हमारा जीवन यापन करना असंभव हो, जहां पर वनस्पति का अभाव पाया जाता है, इसके अलावा वन्य जीव का अभाव पाया जाता है, ऐसा क्षेत्र, उस क्षेत्र को आप मरुस्थल कह सकते हो। और राजस्थान में मरुस्थल के 3 प्रकार है, राजस्थान में मरुस्थल के 3 प्रकार है। अगर बात करूं मैं तो राजस्थान में मरुस्थल के 3 प्रकार है। एक तो आता हम्मादा मरुस्थल, कौन सा आता आपका हम्मादा मरुस्थल। दूसरा आता आपका इर्ग, कौन सा आता आपका इर्ग। और तीसरा तीसरा कौन सा रेग, कौन सा आता आपका रेग आता, रेग आता। यानी तीनों क्या है, तीनों क्या है राजस्थान में मरुस्थल के प्रकार है। अगर हम्मादा के बारे में बात करें तो ऐसा मरुस्थल, ऐसा मरुस्थल जो पूर्णतः पथरीला या चट्टानी, कैसा हो आपका पथरीला या चट्टानी हो, पथरीला या चट्टानी हो, हम्मादा कहलाता है, हम्मादा कहलाता है। यानी कि ऐसा मरुस्थल जो पूर्णतः कैसा हो आपका पथरीला या चट्टानी हो, हम्मादा कहलाता है। दूसरा इर्ग आता है, इर्ग का मतलब क्या होगा, ऐसा मरुस्थल जो पूर्णतः कैसा हो रेतीला हो, जो पूर्णतः कैसा हो रेतीला हो, पूर्णतः रेतीला हो,
रेतीलाव इर्ग कहलाता है, रेतीलाव इर्ग कहलाता है, इर्ग कहलाता। इसका मतलब क्या होगा कि जहां पर केवल क्या पाई जाती है, रेत ही रेत पाई जाती है, वह मरुस्थल आपका इर्ग कहलाता। तीसरा तीसरा आता है आपका रेग। रेग का मतलब क्या होता है, ऐसा मरुस्थल जहां पर आपके पथरीला व चट्टानी दोनों हो, यानी कि जहां पर आपके पत्थर व रेत दोनों पाई जाती है। यानी कह सकता हूं जो आपका रेग मरुस्थल है कैसा है, मिश्रित है। कैसा मरुस्थल आपका, मिश्रित मरुस्थल है, मिश्रित मरुस्थल है। यानी कि यह आपका पथरीला व चट्टानी दोनों है, पथरीला व चट्टानी दोनों है, पथरीला व चट्टानी दोनों है, चट्टानी दोनों है, चट्टानी क्या है आपका दोनों। यानी कि इसे कह सकते हो कि ये जो आपका रेग है ये मिश्रित मरुस्थल है और ये पथरीला व चट्टानी दोनों। अब देखो अगर बात करूं इर्ग के बारे में, तो इसी इर्ग को आपके, इसी इर्ग को आपके संपूर्ण मरुस्थल, संपूर्ण मरुस्थल, संपूर्ण मरुस्थल या ऐसे महान मरुस्थल, या ऐसा आपके महान मरुस्थल कहा जाता है, महान मरुस्थल कहा जाता है, महान मरुस्थल कहा जाता, कहा जाता, कहा जाता, कहा जाता। इसके अलावा बात करें कि एक आता आपका ये जो हमादा है, समझना कि हमादा से प्रश्न आपसे पूछा जाता है। हमादा एक आपका पथरीला मरुस्थल है और इसका विस्तार 3 जिलों में आपके देखो कि हमादा का विस्तार 3 जिलों में आपका। अब देखो 3 कौन कौन सा आपका, एक तो कौन सा आपका जैसलमेर स्थान पोखरण आता आपका, जैसलमेर जिला, जैसलमेर। फिर आता आपका फलोदी, फिर कौन सा आता आपका बालोतरा, कौन सा आता आपका बालोतरा आता, बालोतरा आता, बालोतरा आता है। कि आपके हमादा में अब आपके 3 जिले आते हैं, जैसलमेर, फलोदी और बालोतरा आता है। अगर बात करें हमादा के बारे में तो इसी हमादा में किसकी आपके, इसी हमादा में आपके सर्वाधिक सौर ऊर्जा की संभावना बनी रहती है कि सर्वाधिक आपकी यहाँ पर सौर ऊर्जा की, सौर ऊर्जा की संभावना बनी रहती है, ऊर्जा की संभावना बनी रहती है, संभावना बनी रहती है। इसलिए यहां पर आपकी सीज की, सीज की स्थापना की गई, सीज की स्थापना की गई, जिसे आप कहा जाता है सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन। कि आपके हमादा में सर्वाधिक है सौर ऊर्जा की संभावना बना रहती है, बनी रहती, इसलिए यहाँ पर सीज की स्थापना की गई। आपने देखा होगा जो राजस्थान में बड़े बड़े सोलर पार्क लगाए जा रहे हैं, है ना, कि राजस्थान में जो बड़े बड़े सोलर पार्क लगाए जा रहे हैं या फिर आपके जो सौर ऊर्जा संयंत्र है वो अधिकांश इसी आपके हमारे क्षेत्र में लगाए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी क्या है, तो क्या है सौर ऊर्जा की संभावना ज्यादा बनी रहती है। चलो एक आता आपका लघु मरुस्थल, कौन सा आता है लघु मरुस्थल। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूं आपका लघु मरुस्थल, लघु मरुस्थल। देखो लघु मरुस्थल, लघु मरुस्थल क्या तो समझना आपका कि कच्छ गुजरात से, कच्छ गुजरात से, गुजरात से बीकानेर के मध्य, बीकानेर के मध्य स्थित मरुस्थलीय क्षेत्र को, मरुस्थलीय क्षेत्र को आपके लघु मरुस्थल कहा जाता है, लघु मरुस्थल कहा जाता है, मरुस्थल कहा जाता है। ये पॉइंट्स भी आपको याद करना है। अब देखो सीप क्या, सीप क्या है, बालुका स्तंभ आ जाता है, सीप आपके बालुका स्तंभ पढ़ा जाता है इसको, तो ये आपके बालुका स्तंभ आ जाता है, बालुका स्तंभ के अंदर आ जाता है, बालुका स्तंभ के अंदर आ जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही माना जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर आपका। हाँ, मरुस्थल में बनने वाली स्थायी दलदली भूमि को क्या कहा जाता है, मरुस्थल में बनने वाली स्थायी दलदली भूमि को क्या कहा जाता है, इजी प्रश्न है आपका। दीपू मीणा का आंसर क्या आ रहा है आपका, बी आ रहा है। हाँ बहुत ही प्यार। अगर बात करूं आपको समझना कि मरुस्थल में, समझना आपका मैं लिख रहा हूं कि मरुस्थल में, मरुस्थल में बालुका स्तूप के मध्य, बालुका स्तूप के मध्य, बालुका स्तूप के मध्य, स्तूप के मध्य, मध्य बनने वाली, बनने वाली, वाली स्थायी दलदली भूमि, स्थायी दलदली भूमि, दलदली भूमि, दलदली भूमि रनिया टाट कहलाती है। दलदली भूमि आपकी रनिया टाट कहलाती है, रनिया टाट कहलाती है, टाट कहलाती। समझना कि सर्वाधिक रनिया टाट, सर्वाधिक रनिया टाट, रनिया टाट जैसलमेर में है, जैसलमेर जिले में है, जैसलमेर जिले में। जबकि सबसे बड़ा रन, सबसे बड़ा रन, सबसे बड़ा रन या टाट
कौन सा आपका थोबरन है। थोबरन कहाँ पर आपका? बाड़मेर में। थोबरन कहाँ पर आपका? बाड़मेर में। बाड़मेर में। चलो बढ़ते अगले, अगली ओर देखो। फिर आता प्लाय। प्लाय क्या होगा आपका? प्लाय हो जाएगा कि मरुस्थल में बालू का स्तूप के मध्य, मरुस्थल में बालू का स्तूप के मध्य बनने वाली अस्थायी झील। कैसी झील आपकी? अस्थायी झील। अस्थायी झील क्या कहलाती? प्लाय कहलाती। अस्थायी झील प्लाय कहलाती है। अस्थायी झील प्लाय कहलाती है। एक चीज समझना आपका, या तो शब्द मिलता है आपको स्थायी, तो क्या होगा आपका? स्थायी में आपका रनिया टाट आएगा, जबकि अस्थायी में आपकी प्लाय आएगी। फिर आता है खंडीन। खड़ीन या खंडीन। देखो ये क्या है, ये क्या समझना आपका, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कि मरुस्थल में जल एकत्रित करने की पद्धति है। जल एकत्रित करने की पद्धति, एकत्रित करने की, एकत्रित करने की पद्धति क्या कहलाती है आपकी? तो पद्धति आपकी कहलाती है खड़ीन या खंडीन। क्या? खड़ीन या खंडीन कहलाती है। ये पॉइंट्स भी आप क्लियर हो चुका। इसके अलावा बात करें इसी खड़ीन या खंडीन पद्धति के द्वारा, इसी पद्धति के द्वारा आपका जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा, जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा, पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा खंडीन कृषि की जाती है या खड़ीन कृषि की जाती है? कृषि की जाती है। चलो ऑप्शन नंबर आपका बी। बढ़ते गए प्रश्न की ओर, हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न आज का। हाँ, मरुस्थल में चलने वाली धूलभरी चक्रवाती हवाओं को क्या कहा जाता है? इजी प्रश्न आपका कि मरुस्थल में चलने वाली धूलभरी चक्रवाती हवाओं को क्या कहा जाता है? चलो इसका आंसर क्या होगा आपका? बबूलिया। ऑप्शन नंबर सी। देखो बबूलिया, ये आपकी क्या क्या है? धूलभरी चक्रवाती हवा। आपकी धूलभरी चक्रवाती हवा हो जाएगी आपकी। इनकी चर्चा पहले भी हमने बहुत बार की थी। फिर देखो आपकी लू क्या है? तो गर्म एवं शुष्क हवा। आपकी लू क्या है? गर्म एवं शुष्क हवा है। शुष्क हवा आपकी लू है। आंधी क्या है? तो तेज धूलभरी हवा आपकी आंधी है। तेज धूलभरी हवा, धूलभरी हवा आंधी है आपकी, आंधी है। फिर आती है आपकी मावट। तो मावट क्या आपकी? शीतकालीन, शीतकालीन चक्रवाती वर्षा, चक्रवाती वर्षा मावट है। शीतकालीन चक्रवाती वर्षा क्या आपकी? मावट है। वर्षा आपकी मावट है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? बबूला। देखो बबूला और क्या है आपका? वायु का बवंडर, वायु का बवंडर। एग्जाम सब दिया हुआ आपका वायु का बवंडर, जिसका मतलब क्या होता है? बबूला होता है, वायु का बवंडर। चलो आज का हमारा अंतिम प्रश्न होने वाला, बताना कि किस स्थान से उत्पादित नमक को कोसिया के नाम से जाना जाता है? किस स्थान से उत्पादित नमक कोसिया के नाम से जाना जाता है? इजी प्रश्न आपका। चलो अगर बात करें इसके बारे में समझना कि आपके पचपदरा बालोतरा से, पचपदरा बालोतरा से, बालोतरा से, बालोतरा जो कुएं बनाकर बनाकर नमक का उत्पादन किया जाता है, नमक का उत्पादन किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, उससे आपके कोसिया या कोसलू, कोसिया या कोसलू कहा जाता है, कोसलू कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? पचपदरा जेल कहां पर? बालोतरा में। चलो ऑप्शन नंबर आपका ए। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न हो गया ऑप्शन नंबर ए के साथ में। और आज के लिए इतना सा, थैंक यू सो मच। क्लास में बने रहना है आपको, अगली क्लास सर की होने वाली। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। राधे राधे।
हेलो दोस्तों, सभी को जय श्री कृष्णा, हरिओम, राम राम, गुड इवनिंग। कैसे हो? सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, अपनी जो क्लास चल रही थी मॉडल पेपर को लेकर के, पीटीटी को लेकर के, एक इसी चैनल पे एक दूसरी क्लास चल रही है और ये भी एसटीसी को लेकर के चल रही है। तो देखिए, बात करते हैं, अपन अपनी प्रश्नोत्तरी को आगे बढ़ाते हैं। तो एक बार मैं चाहूंगा कि जितने भी साथी जुड़े हुए हैं सभी मिलकर के एक बार जोरदार तरीके से क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों को ज्यादा से ज्यादा जोड़िए। तो देखिए, अपना जो पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है? चूप। चूप नामक आभूषण का संबंध किससे है? भाई, चूप एक होता है चौप और एक होता है चूप। चौप और चूप। चौप तो आपको पता है कि भाई नाक का है, लेकिन ये जो चूप है ये कहाँ का है? दांत, कमर, अंगुली, कान। तो दे दीजिए अपना आंसर, सभी मिलकर के एक बार शेयर कर दीजिए और सभी आंसर भी दे दीजिए। चूप दांत, बहुत शानदार दिया। देखो जी, चूप जो है, चूप कहाँ का है साहब? दांत का आभूषण है। कहाँ का है ये दांत का आभूषण है। चूप, रखन, धांस, ये जो आभूषण होते हैं ये कहाँ के हैं? दांत के। नेक्स्ट, गमेती निम्न में से किस जनजाति के लोगों का नेता होता है? भाई, गमेती, गमेती मुखिया होता है। तो कौन सी जनजाति का जो नेता है गमेती कहलाता है? भील जनजाति का, मीणा का, गुर्जर का या ग्रासिया का? थोड़ा सा फास्ट कमेंट कीजिए क्योंकि अपने पास क्वेश्चन है ज्यादा और समय है अपने पास कम। तो थोड़ा सा फास्टली चलेंगे क्योंकि ये मॉडल पेपर चल रहे हैं अपने। तो साहब किसका है? भील। बिल्कुल, बहुत शानदार। भाई, गमिति जो होता है वो किस में होता है? भीलों के अंदर होता है। और जनजातियों को लेकर के एक क्वेश्चन तो आपके पक्का निकलने वाला है। जनजातियां, भाई भील, मीणा, ग्रासिया, सहरिया, इन जनजातियों में से आपको देखने को क्वेश्चन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। राजस्थान में 1857 की क्रांति, 1857 के विद्रोह का प्रमुख केंद्र कौन सा था? भाई, केंद्र देखना है। शाहपुरा है, बिजोलिया है, टोंक है, कोटा तथा आउवा। आउवा, कोटा और आउवा। तो बताइए, विद्रोह का प्रमुख केंद्र कौन सा रहा है? ये तो खूब इजी वे में बता सकते हो, खूब अच्छे से पढ़ाया गया था क्रांति को। कोटा और आउवा, बिल्कुल। देखिए, कोटा और आउवा आपका सही है। कोटा के अंदर भी बाहर से सेना बुलानी पड़ी थी, दिल्ली से लॉर्ड कैनिंग ने सेना भेजी थी। और आउवा के विद्रोह का दमन करने के लिए भी होब्स आया था। कोटावाड़ा के लिए रॉबर्ट्स आया था। आउवा के अंदर जो जागीरदार है ठाकुर कुशाल सिंह, इसको भी याद रखना साहब, बहुत बार निकल चुका है। कुशाल सिंह चंपावत, कुशाल सिंह चंपावत, कुशाल सिंह चंपावत, इनको याद रखना। कई बार सीधा सा पूछ लेता है, भाई आउवा के जागीरदार कौन थे, ठाकुर कौन थे? तो कुशाल सिंह चंपावत थे। इनकी एक इष्ट देवी भी है, वो भी कई बार निकली है, जिनका नाम है सुगाली माता। कौन सी माता है साहब? सुगाली माता। और इस सुगाली माता जो है, इनको क्रांति की देवी भी कहा जाता है साहब, ये भी थोड़ा याद रखना। आउवा के अंदर कोटा की बात करें तो लाला जयदयाल और मेहराब खां को याद रखना। यहाँ पे पॉलिटिकल एजेंट जिसका नाम था बर्टन, कौन था साहब? बर्टन। मेजर बर्टन की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। कोटा के अंदर जुलूस निकला था इसका, इसको भी याद रखना। बिजोलिया ये किसान आंदोलन है। टोंक के अंदर कोई खास विद्रोह नहीं है। शाहपुरा ये विद्रोह का केंद्र नहीं है। हालांकि इधर से जो नीमच के जो सैनिक थे वो शाहपुरा के अंदर शरण ली थी इन्होंने। नेक्स्ट, चित्रकला शैली बनी ठनी संबंधित है। बनी ठनी का संबंध किससे है भाई? सतवंश प्रसाद से, नागरीदास से, मृगावती से, शिव पार्वती से। भाई, बनी ठनी चित्रकला को लेकर के क्वेश्चन है और बनी ठनी आपको पूछेगा। बनी ठनी जो है वो जरूर पूछेगा, चाहे किसी भी रूप में पूछे, बनी ठनी के बारे में आपको जरूर पूछेगा। 9 तारीख वाले एग्जाम में और 30 तारीख वाले एग्जाम में, या हो सकता है दोनों एग्जाम में सेम पूछ ले। बिल्कुल, नागरीदास। कौन है साहब? नागरीदास, जो सावंत सिंह का ही नाम है, इन्हीं का दूसरा नाम क्या है? सावंत सिंह। सावंत सिंह भी कहते हैं। और ये नाम तो था इनका सावंत सिंह, लेकिन नागरीदास उपनाम से क्या करते थे? कविताएं लिखते थे।
और इनकी कविताओं का जो संग्रह है वो नागर समुच्चय कहलाता है। 75 कविताएं हैं टोटल। बनी ठनी जो थी इसका मूल नाम जो था वो लवलीना था। राधा के नाम से इसका चित्र बना था, राधा। फयाज अली और एरिक डिकिसन, इन दोनों के कारण ये जो चित्रशैली है प्रकाश में आई थी। भाई हाईलाइट इन्हीं के कारण हुई थी, ये भी कई बार पूछ चुका है। डाक टिकट जारी हो चुकी है 73 के अंदर। तो देखो ना, बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं यहाँ से, बनी ठनी को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं। नेक्स्ट, सीताबाड़ी का मेला लगता है। सीताबाड़ी का मेला कहाँ लगता है? अलवर में, बारा में, डूंगरपुर में, सवाई माधोपुर में। सीताबाड़ी का मेला लगता है और बड़ा धार्मिक मेला है, पवित्र मेला है। तो सीताबाड़ी बड़ा हाईलाइट सा क्वेश्चन है। क्लास को शेयर कीजिए और सभी चलो, बहुत शानदार, बिल्कुल 12 के अंदर लगता है। अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सीताबाड़ी में जो अस्थि विसर्जन होता है, अस्थि विसर्जन, इस अस्थि विसर्जन को क्या कहा जाता है? कमेंट करके बताइए यदि आपको आ रहा तो। नेक्स्ट, ददरेवा ग्राम से संबंधित है। भाई ददरेवा से कौन से लोक देवता संबंध रखते हैं? ददरेवा के अंदर जिनका जन्म हुआ था, पाबूजी, गोगाजी, हड़बूजी, देवनारायण जी, सारे चारों लोक देवता हैं, इंपॉर्टेंट है, चारों इंपॉर्टेंट है। और आपको तो यदि पाबूजी की फड़ के बारे में पता है तो आपको जरूर पूछ सकता है पाबूजी की फड़ के बारे में। गोगाजी, तो बताइए गोगाजी का जो मुख्य मंदिर है वो कहां पे है? देखो कौन है साहब, ददरेवा के अंदर जन्म हुआ था किसका? गोगाजी का जन्म हुआ था। लेकिन इनका जो मंदिर है वो नौहर के अंदर है, नौहर हनुमानगढ़ के अंदर है। यहाँ पे क्या लगता है? मेला लगता है। ददरेवा के अंदर भी मेला लगता है। नौहर हनुमानगढ़ जो है, यहाँ पे गोगा नवमी मतलब भाद्रपद कृष्ण नवमी को क्या, सॉरी हाँ, भाद्रपद कृष्ण नवमी को क्या लगता है साहब? गोगाजी का मेला लगता है। गोगाजी काली रातों में ही आते हैं। और गोगाजी का जो मंदिर है, इनको जिंदा पीर कहा था, जिंदा पीर भी कहा गया था। मंदिर का जो मुख्य द्वार है उसके ऊपर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। चलो जी नेक्स्ट, एकीकरण में भरतपुर और धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी में कौन सम्मिलित नहीं था? कमेटी थी जिसका नाम था शंकर देवराय समिति। शंकर देवराय समिति या कमेटी ये थी। और इसका एक सदस्य, 3 सदस्य थे, इसके अंदर कौन सा सदस्य नहीं था? शंकर देवराय, आर के सिद्धावा, प्रभुदयाल, MS जैन। तो यदि आप यहाँ पे देखोगे तो ये तीनों सदस्य इस समिति के अंदर थे और ये नहीं थे, तो साहब MS जैन इसके अंदर नहीं थे। और इसी समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ जो है, मत्स्य संघ को मिलाया गया था किसमें? वृहद राजस्थान के अंदर, वृहद राजस्थान के अंदर मिलाया गया था, है ना। इसीलिए फिर 5वां जो चरण आया था उसका नाम आया था संयुक्त वृहद राजस्थान संघ। भाई शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर, क्योंकि इसने ऑब्जर्व किया तो राजा तो जाना चाहते थे यूपी में, लेकिन यहाँ की जो जनता थी, जनता जाना चाहती थी कहां पे? राजस्थान के अंदर। तो जन भावना को देखते हुए कहां मिलाया गया? फिर मत्स्य संघ को राजस्थान के अंदर मिलाया गया था। नेक्स्ट, निम्बार्क संप्रदाय छप सकता है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां स्थित है? किशनगढ़, सलेमाबाद, सालासर, खेड़ापा। भाई निम्बार्क संप्रदाय जो है, निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है ये आपको यहां पे बताना है। सलेमाबाद, बहुत शानदार, बहुत अच्छा बता रहे हो भाई। निम्बार्क संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो कहां पे है साहब? सलेमाबाद के अंदर है। कहां पे है? सलेमाबाद। बहुत शानदार है, कई बार छपा हुआ क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, बड़े इजी क्वेश्चन है और बहुत बार निकले हुए क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखो, किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है?
घूमर नृत्य सर्वाधिक कब किया जाता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। घूमर नृत्य जो 3 प्रकार का होता है, दशहरा, गणगौर, तीज, दीपावली। सबसे ज्यादा कौन से त्योहार पर किया जाता है घूमर, तो घूमर देखोगे तो सबसे ज्यादा कब होता है, गणगौर के ऊपर होता है। गणगौर के अवसर के ऊपर सर्वाधिक घूमर नृत्य किया जाता है। लेकिन देखिए आप एक चीज और देखते होंगे कि भाई गणगौर जो होती है, गणगौर की पूजा, आप पिछली बार क्वेश्चन पूछा था कि गणगौर की पूजा कितने दिन तक होती है, ये क्वेश्चन पूछा था। तो गणगौर जो है इसको देखोगे आप तो साहब चैत्र कृष्ण एकम, चैत्र कृष्ण एकम, चैत्र कृष्ण एकम से लेकर के और ये चलती है साहब गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया तक, चैत्र शुक्ल तृतीया तक। तो देखो भाई 15 दिन तो ये हो गए काली रातों के, भाई अमावस तक 15 दिन और 3 दिन ये हो गए। तो गणगौर कितने दिन तक पूजी जाती है साहब, 18 दिन तक गणगौर की पूजा होती है। इसको थोड़ा ध्यान में रखना, क्योंकि घुड़ला नृत्य अभी पूछा गया था, घुड़ला नृत्य भी चैत्र कृष्ण अष्टमी को आता है। नेक्स्ट, देवी को भारत लोक कथाएं राजस्थान के किस क्षेत्र में अधिक प्रचलित हैं, मतलब देवीय सिद्धांत को माना जाता है ना, देवीय सिद्धांत को माना जाता है। तो सर्वाधिक कहां पे देवीय सिद्धांत को माना जाता है वो आपको बताना है। क्या हाड़ौती में माना जाता है, शेखावाटी में, मेवाड़ी में या मारवाड़ी के अंदर? भाई मेवाड़ है ये और ये मारवाड़ है। तो देखो देवीय सिद्धांत को सर्वाधिक माना जाता है कहां पे माना जाता है, अपने मेवाड़ के अंदर। मेवाड़ के बाद में नाम आता है किसका, मारवाड़ का। तो मेवाड़ के अंदर देवीय सिद्धांत को माना जाता है और वही देवीय सिद्धांत है देवी को भारत। ये सिद्धांत कहां पे चलता है साहब, मेवाड़ के अंदर प्रचलित है ये। चलो जी नेक्स्ट, बिंदोरी, एक बार पहले भी दिया था, बिंदोरी कहां का नृत्य है, बिंदोरी कहां का नृत्य है? हाँ बिल्कुल, गुड़ला नृत्य जोधपुर का है, रूपायन संस्थान ने इसको संरक्षण दे रखा है। झालावाड़, बहुत शानदार, बिल्कुल। बिंदोरी जो नृत्य है वो कहां का है साहब, झालावाड़ का है, ये झालावाड़। 4 नंबर ऑप्शन, बिंदोरी नृत्य प्रसिद्ध है। आपको पूछे कि डांग नृत्य कहां का है, तो डांग नृत्य नाथद्वारा का है, इसको भी याद रखना। और गैर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, ये तो बड़ा आम सी बात है, खूब बार पूछा गया है गैर नृत्य। एक चरी नृत्य को भी ध्यान में रखना, चरी नृत्य पूछा जाता है, चरी, चरी नृत्य भी पूछा जाता है। और बाकी तो अब पूछने को तो देखो कुछ भी पूछ सकता है, कंपटीशन है। नेक्स्ट, तेरे ताली नृत्य, क्वेश्चन जरूर निकलेगा साहब। लोक देवता हैं जिनका नाम है रामदेव जी, रामदेव जी। और रामदेव जी को लेकर के क्वेश्चन आपके बीएसटीसी पीटीटी के अंदर 100% निकलने की संभावना है। रामदेव जी को लेकर के एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल ही जाएगा, चाहे मेले से संबंधित हो, चाहे रामदेव जी से संबंधित हो, चाहे किसी से भी संबंधित हो, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए तेरह ताली जो नृत्य होता है ये सब कामड़ जाति की महिलाएं करती हैं। कौन करती हैं, कामड़ जाति की महिलाएं करती हैं। 13 मंजीरें बांधती हैं जिनमें से 4 पैर, 4 हाथों के बांधती हैं और बाकी पैर के बांधती हैं, दाएं पैर के, दाएं पैर के बांधती हैं। 9 मंजीरें दाएं पैर के और 4 हाथों के, 2 इधर, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ और एक यहाँ, कामड़ जाति की महिलाएं। और इसके अंदर क्या होता है कि तेरह ताली नृत्य के अंदर अलग अलग टाइप का अभिनय किया जाता है। ग्रामीण जो परिवेश है उसको लेकर के अभिनय किया जाता है, रोटी बनाने का, सब्जी बनाने का, मतीरे फोड़ने का, हल जोतने का, ये अलग अलग टाइप के किए जाते हैं। नेक्स्ट, पति की मृत्यु किसी अन्य जगह पर होने पर किसी प्रतीक के साथ, मतलब प्रतीक का मतलब है कि पति का कोई भी वस्तु जो होती है, चाहे पगड़ी हो, चाहे कुर्ता हो, पजामा हो, कुछ भी हो, उस प्रतीक के साथ उसकी पत्नी चितारोहण करती है। भाई आग पे बैठ करके अपने आप को बना लेती है, मतलब पूरा कर लेती है। यह प्रथा क्या कहलाती है, क्या इसको अनुमरण कहते हैं, सती प्रथा कहते हैं, त्याग प्रथा कहते हैं या जोहर प्रथा कहते हैं? हाँ बिल्कुल, पादरला गांव बाली। वही सारी है केसर, है ना, वही सारी है।
ये बिल्कुल संदीप शर्मा, बिल्कुल ठीक बता रहे हो आप। बिल्कुल, पति की किसी भी वस्तु के साथ जो सती होती है उसको महासती, और महासती जो होता है उसी को क्या कहा जाता है, अनुमरण कहा जाता है। एक महासती होती है, एक सती होती है, जो पति के साथ जो डेड बॉडी है उसके साथ जो आग में बैठती है वो सती। पति की किसी वस्तु के साथ जो होती है वो कहलाती है महासती, और उसी महासती को कहते हैं अनुमरण। जैसे आप मालदेव के बारे में पढ़ते हो तो रूठी रानी जो थी, रूठी रानी ने क्या किया था, अनुमरण किया था। एक मां सती होती है, कोई महिला अपने बेटे के साथ सती हो जाए वो मां सती होती है। एक महासती, बिल्कुल ठीक बताया भाई संदीप आपने, बिल्कुल। तो उसी को क्या कहा जाता है, अनुमरण प्रथा कहा जाता है। नेक्स्ट, जौहर तो चीज ही अलग है साहब। मोरूवर आभूषण, ये देखो आभूषण है, मोरूवर आभूषण कहां पहना जाता है, सर पर, कान में, गले में, नाक में। मारवाड़ क्षेत्र के अंदर ज्यादा इसका प्रयोग होता है। नहीं देखो सुमी जी, सिस्टम है इसमें सब कुछ दिखा रहा है, कोई मिस्टेक हो जाती है वो मिस्टेक दिखा देता है। हाँ बिल्कुल, रूठी रानी मालदेव की पत्नी थी जो हमेशा रूठी रही। ये बता रहे हैं। देखिए वो सबकी अलग अलग सोच होती है, अपन इस पे कुछ नहीं कह सकते। मैं किसी चीज का समर्थन करता हूं, आप उस चीज का समर्थन नहीं करते, आप किसी और चीज का समर्थन करते हो, मैं उसका नहीं करता। तो ये विचारधारा सबका मन के भाव है, आप कैसे भी प्रदर्शित कर सकते हो। तो देखिए मोरूवर आभूषण पूछा है साहब, और मोरूवर आभूषण के बारे में आप ए बता रहे हो, जो बिल्कुल आपका गलत है। मोरूवर कान के अंदर पहना जाता है। कहां पहना जाता है साहब, मोरूवर कान के अंदर पहना जाता है। एक बार टोटी पूछ लिया था, टोटी टोटी भी पूछ लिया था, तो टोटी तो अब तो सब जानने सब जानने लगे। तो मोरूवर को ध्यान में रखना, मोरूवर कहां का आभूषण है, कान का आभूषण है। नेक्स्ट, मंदिर स्थापत्य की भूमिज शैली किस स्थापत्य शैली की उपशैली है। भूमिज नागर शैली की, द्रविड़ शैली की, इंडो शैली की, या बेसर शैली की। और आप देखते हो द्रविड़ शैली तो दक्षिणी भारत के अंदर मिलती है, अपने उत्तरी भारत के अंदर देखोगे तो नागर शैली ज्यादा देखने को मिलती है। हाँ बिल्कुल, कान कान कान, बिल्कुल। बहुत शानदार बताया आपने, बिल्कुल। क्योंकि द्रविड़ जो शैली है वो दक्षिणी भारत के अंदर चलती है, अपने उत्तरी भारत के अंदर कौन सी चलती है, नागर शैली चलती है। तो ये किसकी उपशैली है साहब, नागर शैली की ही उपशैली है। नागर, द्रविड़, गुर्जर, प्रतिहार है ना, प्रतिहार, ये प्रतिहार वैसे नागर की ही उपशैलियों में आती है। ये शैलियां हैं मंदिर बनाने की। चलो जी, शेखावाटी क्षेत्र किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। शेखावाटी क्षेत्र वो किसके लिए प्रसिद्ध है, चित्र जो है सर्वाधिक चित्र किसके बनते हैं वहां पे, मांडना, बनीठनी के चित्र, उपयुक्त में से कोई नहीं, या भित्ति चित्र। बताओ देखें, शेखावाटी जो प्रदेश है, शेखावाटी प्रदेश में किस प्रकार के चित्रों की बाहुल्य है। भित्ति चित्र, बहुत शानदार, बिल्कुल। देखिए भित्ति चित्र जो है, भित्ति चित्र सर्वाधिक शेखावाटी के अंदर मिलते हैं। भाई सर्वाधिक जो है, देखो भित्ति चित्र को लेकर के तीन बातें। भित्ति चित्र, भित्ति चित्र मतलब भीत पे चित्र, और भीत पे चित्र या दीवार पे चित्र। इसकी बात करें तो ये जो सब प्रारंभ, इसका जो प्रारंभ जो हुआ, प्रारंभ प्रारंभ हुआ साहब आमेर से। प्रारंभ कहां से हुआ, आमेर से, ठीक है। लेकिन सर्वाधिक जो है, सर्वाधिक कहां पे हुआ ये कार्य, सर्वाधिक कार्य हुआ शेखावाटी प्रदेश के अंदर, शेखावाटी के अंदर। लेकिन भित्ति चित्रों का जो स्वर्ग कहलाता है वो स्वर्ग कहलाता है साहब बूंदी। इन तीनों चीजों को आप याद रखना। आपको भित्ति चित्रों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, तो बूंदी को कहा जाता है। सर्वाधिक भित्ति चित्र कहां पे है, शेखावाटी के अंदर है। प्रारंभ कहां से हुआ भित्ति चित्रों का, तो आमेर से हुआ। आला गिल्ला पत्ती है ना, वो आपने देखा होगा। तो साहब ये भित्ति चित्र कहां के हैं साहब, शेखावाटी के प्रसिद्ध है, फिल्में बनती हैं। नेक्स्ट, पॉलिटी के क्वेश्चन है साहब। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। भाई ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होता है वो यदि त्यागपत्र, वैसे त्यागपत्र तो देते नहीं है, लेकिन यदि त्यागपत्र दे तो त्यागपत्र किसको देगा।
नहीं नहीं, बूंदी को भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है सुमी जी। भित्ति चित्रों का स्वर्ग बूंदी ही है। डी बता रहा हूं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी को नहीं साहब। देखिए ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष जो होगा, यदि वो त्याग पत्र देगा तो किसको देगा? खंड विकास अधिकारी को देगा। खंड विकास अधिकारी को देगा। डी नहीं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी को नहीं, खंड विकास अधिकारी, क्योंकि पीठासीन अधिकारी इसको क्या करता है? शपथ दिलाता है ऐसा। और मैक्सिमम यही देखते हैं कि जो शपथ दिलाता है उसी को क्या दिया जाता है? त्याग पत्र दिया जाता है। मैक्सिमम 100% नहीं करा, कुछ अलग भी है। राजस्थान विधानसभा की समस्त कार्यवाहियों का संचालन, नियंत्रण एवं समन्वय कौन करता है? भाई विधानसभा की बात आ रही है, राजस्थान जो विधानसभा है इसके जो भी कार्य हैं उनका संचालन और समन्वय कौन करता है? राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री या जिला कलेक्टर। हाँ, छत्रसाल सिंह ने सुसज्जित रंग महल का निर्माण करवाया था। भाई कार्यों का काम राज्यपाल कहां से देखेगा यार? विधा धाकड़ नहीं, नहीं नहीं, राज्यपाल नहीं देखेगा। कौन देखेगा? विधानसभा अध्यक्ष। कौन देखेगा साहब? सारे काम किसकी निगरानी में होंगे? समन्वय करेगा, उनका संचालन करेगा। पास कौन करेगा? विधानसभा अध्यक्ष पास करेगा। बाकी कर्ता धर्ता जो होता है ना वो मुख्यमंत्री होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, जिला कलेक्टर जिला दंड नायक के रूप में कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु निम्न में से कौन सा कार्य करता है? भाई जिला कलेक्टर कौन सा काम करता है ये आपको बताना है। पुलिस थानों का निरीक्षण करता है, जेल का निरीक्षण करता है, हथियारों के लाइसेंस जारी करता है, या ये सारे ही काम करता है? जिला कलेक्टर के कौन से काम हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए कलेक्टर साहब तो सारे ही काम करेंगे ये। ऑल ऑल ऑल, बिल्कुल टी। देखिए क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा साहब आपका? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंत्रिपरिषद के सदस्य को नियुक्ति के कितने समय के भीतर राज्य विधानमंडल का सदस्य बनना आवश्यक है? मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य है, यदि वो नियुक्त हो गया है तो उसको कितने समय के अंदर राज्य विधानमंडल जो है, राज्य विधानमंडल जो है उसका सदस्य बनना पड़ेगा? 1 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में या 1 साल में? तो कितने दिन के अंदर सब सदस्य बनना जरूरी है? तो 6 महीने के अंदर सदस्य बनना क्या होगा? उसका जरूरी होगा। नेक्स्ट, पटवारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भाई पटवारी जो नियुक्त करते हैं वो कौन करता है? राजस्व मंडल राजस्थान द्वारा, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा, जिला परिषद द्वारा, इनमें से कोई नहीं। पटवारी, अब पटवारी को देखिए साहब, पटवारी किसका सबसे छोटा अधिकारी होता है? तो साहब राजस्व विभाग का सबसे छोटा अधिकारी होता है। तो राजस्व मंडल जो है वो पटवारी को क्या देता है? नियुक्ति देता है। चलो जी नेक्स्ट, ईवीएम मशीन में नोटा बटन आता है ना, एक नोटा बटन आता है ईवीएम मशीन में, जिसको अपन कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं होता है उसको दबा दो, का प्रयोग पहली बार कौन से विधानसभा चुनाव में किया गया था? भाई अपने राजस्थान के अंदर कौन से विधानसभा चुनाव के अंदर ईवीएम के अंदर नोटा ऑप्शन आया था? 11वीं में, 12वीं में, 13वीं में या 14वीं में? बता दो। अच्छा ये बता रहे हैं 98 में ही आ गया था क्या? ईवीएम तो आ गई थी क्या 98 में? नहीं, ताजा चुनाव हुए हैं उस आधार पर। पूछ सकता है। चलो देखो, देखो ईवीएम जो आई थी उसके अंदर नोटा का जो बटन आया था, नोटा साहब 2013 के अंदर अपने पास आया। सब जानते हो नोटा के बारे में अच्छे से कि कोई भी पसंद नहीं है नोटा दबा दो, है ना? तो वो एक ऑप्शन दिया था साहब चुनाव आयोग ने अपने को कि यदि कोई कैंडिडेट पसंद नहीं आ रहा, वैसे ऐसा तो कौन व्यक्ति होगा जिसको कोई भी, इतने खड़े होते हैं 8-10 लोग खड़े होते हैं,
कोई तो होगा यार, है? देखो, वोट या तो जीत में जाना चाहिए या हार में जाना चाहिए, लेकिन ना किसी को नहीं दो उसके लिए, ये लो नोटा। नेक्स्ट, राज्य सरकार के सचिव किस सेवा से संबंधित होते हैं? भाई राज्य सरकार के अंदर जो सचिव होते हैं वो कौन सी सेवा से आते हैं अपने पास? भारतीय प्रशासनिक सेवा से, राजस्थान प्रशासनिक सेवा से, सचिवालय सेवा से, या भारतीय पुलिस सेवा से? भाई सचिव की जो नियुक्ति होती है वो किस आधार पर होती है? तो प्रशासनिक सेवा से होती है। किससे होती है भाई? भारतीय प्रशासनिक सेवा से होती है। एसडीएम वगैरह ये देखते हैं ना, तो सब ये राजस्थान प्रशासनिक सेवा से होते हैं। एक आरपीएससी होती है, एक यूपीएससी होती है। तो आरपीएससी ये है और यूपीएससी आपकी ये है, जो आईएएस जिसको बोलते हैं। चलो जी, नेक्स्ट, चांद बावड़ी। बहुत बात। अब चांद बावड़ी भी दो है सब। चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? आमेर में, सीकर में, आभानेरी में, तिलवाड़ा में। एक चांद बावड़ी जो है जोधपुर में भी है सब, जोधपुर में, है ना? जोधपुर में भी है, लेकिन वो इतनी हाईलाइट नहीं है। चांद बावड़ी जो पूछता है वो आभानेरी वाली पूछता है। आभानेरी के अंदर चांद बावड़ी प्रसिद्ध है साहब, बहुत तगड़ी आभानेरी वाली है। कभी जाना नहीं हो तो गूगल पे सर्च करके देखना कि आभानेरी जो डोसा है उसकी चांद बावड़ी का दृश्य देखना, क्या शानदार है। सोच नहीं सकोगे कि यार क्या गजब की बनाई है। तो आभानेरी के अंदर है साहब चांद बावड़ी। एक जोधपुर में भी है, जो नहीं पूछेगा। हाँ, जोधपुर वाली पूछेगा तो राजा का नाम दे करके कि उसकी रानी ने ये बावड़ी बनवाई, तो रानी का नाम क्या है, इस टाइप से पूछ सकता है, बाकी पूछेगा नहीं। ये लो जी, खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ स्थित है? खाटू श्याम जी, जयकारा लगा दो एक बार, श्याम प्यारे की जय हो, लगा दो। खाटू सीकर, फलोदी, रेवासा सीकर, रामगढ़ सीकर। तो देखो, खाटू श्याम जी साहब जग जाहिर हैं, खूब अच्छे से आप बता सकते हो। ए बिल्कुल खाटू सीकर सीकर सीकर। श्याम प्यारे की जय हो सा, बिल्कुल हारे का सहारा है सा, तीन बाण धारी है सा। चलो देखो आओ, बिल्कुल खाटू श्याम जी कहाँ पे हैं? खाटू के अंदर हैं। खाटू गांव का नाम है सा, खाटू सीकर। और जबरदस्त मामला है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों की के विषय में, की नहीं, के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सी बात सही नहीं है? जो बात सही नहीं है वो बतानी है। बपंग एवं रावण हत्ता दोनों वाद्य यंत्र हैं। दूसरा है अलगोजा एवं मोरचंग दोनों फूक वाद्य यंत्र है, मतलब हवा से बजते। ढोलक, नौबत, नगाड़ा एवं चंग, चांग नहीं है, चंग है ये, चंग थाप वाद्य यंत्र है। चौथा है फूक वाद्य यंत्र बांकिया, बांकिया एवं करना को मांगलिक अवसरों पर नहीं बजाया जाता है। तो कौन सा एक गलत है? जो गलत है वो आपको यहाँ पे बताना है, दे दीजिए। क्या बात है, बर्बरीक, शानदार। तो देखिए आओ सब यहाँ पे बात करें तो सब बाकिया जो है, करना जो है, ये मांगलिक अवसरों पे ही बसता है, वहां नहीं लिख रखा है। तो यही गलत है भाई। गलत सही कौन सा नहीं है भाई? फूक वाद्य यंत्र है, हवा से बजता है, जिसको सुशीर भी आप कह सकते हो। तो ये जो वाद्य यंत्र है ये मांगलिक अवसरों पर ही बजाया जाता है, और यहाँ पे नहीं लिख दिया बस, इसके कारण ये गलत हो गया। नेक्स्ट, राजस्थान के किस आंदोलन में सेवा संघ के साथ हुए समझौते को सरकार ने वोल सेविक समझौता की संज्ञा दी थी? वोल सेविक समझौता, ये किसान आंदोलनों को लेकर के एक क्वेश्चन है। बिजोलिया किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, शेखावाटी किसान आंदोलन, या अलवर किसान आंदोलन? तो साहब वोल सेविक समझौता जो कहा था वो कौन से आंदोलन के बारे में कहा था? कि जागीरदार अनूप सिंह ने 23 के अंदर मांग को स्वीकार कर लिया था, स्वीकार कर लिया था, जिसके कारण मेवाड़ सरकार जो है, मेवाड़ सरकार ने क्या कह दिया था कि वोल सेविक समझौता है ये, तो अनूप सिंह को बंदी बना लिया था, मुसर मात लगा दी थी। तो साहब ये कौन सा आंदोलन है? बेंगू किसान आंदोलन की बात है।
बेंगू किसान आंदोलन की बात है। और बेंगू किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था, कमेंट करके मेरे को बता दीजिए। पहले भी मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, उसका भी किसी ने कमेंट नहीं दिया। अभी भी एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, ये आप मेरे को बताइए। नेक्स्ट, अब आपके हिंदी के क्वेश्चन आ गए हैं, हिंदी के क्वेश्चन आ गए हैं। ये एक बच्चे ने ठीक बताया, मानसी माली, नैनूराम शर्मा, रामनारायण चौधरी ने तो सब बूंदी का किया। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल बिल्कुल रामनारायण चौधरी, बिल्कुल सही सही बता रहे हो। बूंदी का नैनूराम शर्मा ने किया था और बेंगू का किया था रामनारायण चौधरी ने, क्योंकि बेंगू के अंदर बुलाया था विजय सिंह पथिक को। विजय सिंह पथिक बिजोलिया देख रहे थे तो विजय सिंह पथिक ने चौधरी साहब को भेजा था, और बूंदी वालों ने बुलाया चौधरी साहब को, तो चौधरी साहब देख रहे थे बेंगू, इसलिए चौधरी साहब ने नैनूराम शर्मा को भेजा। तो नैनूराम शर्मा के नेतृत्व में बूंदी का आंदोलन हुआ था, और बेंगू रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में, सीकर भी रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में हुआ था। चलो तो आ जाओ भाई, हिंदी के अंदर आ जाओ। हिंदी है साहब, हिंदी हिंदी है, हैं? निम्नांकित में से किस किस में विचित्र का पर्याय क्या होगा भाई? विचित्र शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? विरुद्ध, प्रतिकूल, विलक्षण या विपरीत। विचित्र नहीं कहते कि भाई बड़ो विचित्र जीव है। हम्म, तो देखिए यहां पे क्या नहीं होगा, विलक्षण इसका पर्यायवाची है, बाकी ये तीनों इसके पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची से भी एक क्वेश्चन निकलता है, पर्याय, विलोम, वाक्यांश के लिए एक शब्द ये है। कपड़ा का पर्याय बताइए। कपड़ा, कपड़े को क्या कहते हैं? चलन कहते हैं, वसन कहते हैं, गगन कहते हैं, जंगल कहते हैं। तो वसन, कपड़े को क्या कहोगे आप? कपड़े को क्या कहा जाता है साहब? वसन कहा जाता है कपड़े को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक शब्द का विलोम क्या होगा? लोक, द्विलोक, अलोक, विलोक या परलोक? भाई लोक, हाँ बिल्कुल, वसन यानी कपड़ा होता है। इह लोक भी हो सकता है ना, ये लोक को जो इह लोक भी कह सकता है, तो क्या हो जाएगा? परलोक हो जाएगा। डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, आवृत शब्द का विलोम क्या होगा? आवृत, घिरा हुआ, विमोचित, आच्छन्न, परिच्छन्न, अनावृत। आवृत का जो विलोम है वो क्या होगा? आवृत, बी बता रहे हैं, डी बता रहे हैं, अनावृत बता रहे हैं। आवृत, अनावृत, शानदार बता रहे हो, बिल्कुल सब सही बता रहे हो। क्या हो जाएगा? आवृत का अनावृत हो जाएगा साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है? ऐहिक का क्या हो जाएगा? भौतिक, सांसारिक, पारलौकिक या एहलौकिक। ऐहिक का जो विलोमार्थी होगा वो क्या होगा, या विपरीतार्थक जो है वो क्या होगा? पारलौकिक। क्या बात है, बिल्कुल ऐहिक का क्या हो जाएगा साहब? पारलौकिक आपका हो जाएगा। अच्छा बता रहे हो। नेक्स्ट, अभय और उभय शब्द का युग्म का सही अर्थ क्या होगा? अभय है एक तो, और एक उभय है। तो ऑप्शन है निर्भय, दोनों, हवा, अग्नि, पढ़ना, पढ़ाना, दोनों, निर्भर। तो देखो अ यानी नहीं, भय यानी डर, अभय दोनों, बिल्कुल क्या बात है, बहुत शानदार दिया। बिल्कुल देखो, अभय का मतलब निर्भय होता है और उभय का मतलब दोनों होता है, तो आपका ए ऑप्शन ही क्या हो जाएगा यहाँ पे? ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, किस क्रमांक में अंबुज और अंबुद शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? एक तो है अंबुज, अब यहाँ पे द और ज का मतलब जन्म लेने वाला, द का मतलब देने वाला। तो साहब यहाँ पे देखोगे तो ज का मतलब क्या होता है? जन्म लेने वाला। तो अंबु यानी पानी, पानी में जन्म कौन लेता है? कमल। और अंबुद,
अंबु यानी पानी, द यानी देने वाला, देता कौन है? बादल। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? कमल और बादल। अंबुज यानी कमल और अंबुद यानी बादल, छप सकता है आपके पीटीटी बीएसटीसी के अंदर। नेक्स्ट, बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर यह वाक्य निम्न में से किस प्रकार का है? भाई एक तो अर्थ होता है, अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं, और एक रचना के आधार पर वाक्य होते हैं। तो ये अर्थ के आधार पर पूछा है कि अर्थ के आधार पर वाक्य कौन सा प्रकार है? बच्चे खेल रहे हैं, क्या प्रश्नवाचक है, विधानवाचक है, या निषेधात्मक है, या आज्ञावाचक है? तो आप देखोगे कि नॉर्मल सा वाक्य है। इसी जो नॉर्मल वाक्य होते हैं उन्हीं को विधानवाचक या विधानार्थक वाक्य कहते हैं। तो साहब ये क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्रश्नवाचक तो वो होते हैं जो अपने से उत्तर पूछे, कोई वाक्य अपने से उत्तर पूछने की कोशिश करेगा, वो प्रश्नवाचक है। निषेध किसी काम के अभाव का बोध होगा, वो निषेध है। आज्ञा, यहाँ पे आपको आज्ञा, आदेश, उपदेश कोई सा भी आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साहब? आपका बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, विधानार्थक वाक्य है। मां का लड़का कहां गया? उद्देश्य का विस्तार भेद बताइए। अब देखो, उद्देश्य वाक्य के अंग होते हैं, वाक्य होता है वाक्य, और वाक्य के अंग जो होते हैं ना, वाक्य के दो अंग हुआ करते हैं, एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय, एक होता है विधेय। अब उद्देश्य का मतलब होता है कर्ता, और विधेय जो होता है, विधेय का मतलब होता है क्रिया। अब कर्ता कहते हैं काम करने वाले को, और क्रिया जो है कि काम क्या हो रहा है वो क्रिया होती है, कोई भी काम हो रहा होता है वो क्रिया है, विधेय है। तो यहाँ पे उद्देश्य, अब देखिए कर्ता कौन सा है? तो कर्ता क्या है? लड़का। अच्छा, उद्देश्य का विस्तार बताइए। विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, या संबंध कारक है, या वाक्यांश है? तो देखो, माँ का लड़का, माँ का लड़का, का के की रा रे री ना ने नी, क्या हो जाएगा आपका? संबंध कारक हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा, बिल्कुल। चलिए जी, देखो कारक का क्वेश्चन शानदार तरीके से पूछा है। नेक्स्ट, निम्नांकित शब्दों में से शुद्ध शब्द बताइए। शुद्ध शब्द कौन सा होगा? आगामी, अजमाइश, अंताक्षरी, आशीर्वाद। शुद्ध शब्द आपको बताना है। आगामी ए बता रहे हैं। बहुत शानदार, बिल्कुल। ए बिल्कुल, आगामी बिल्कुल सही है। अजमाइश नहीं, आजमाइश होता है। अंत्याक्षरी आता है। आशीर्वाद में ई बड़ी आती है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से शुद्ध शब्द बताइए। वयस्क, श्राप, तापत्रय, कर्तघ्न। बताओ शुद्ध शब्द कौन सा है? देखते ही पता चल गया होगा आपके, इन दोनों में दिक्कत हो रही होगी इनमें। तो देखिए ये गलत होता है, श्राप नहीं होता, साप होता है शब्द। कोई भी बुरा हुआ आशीर्वाद देता है ना, उसको साप कहते हैं, श्राप नहीं कहते। क्या कहा जाता है? उसको साप कहा जाता है। वयस्क यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, तो ये तो शब्द ही गलत था। और ये तात्पर्य होता है, लेकिन ये गलत लिख दिया। कृतघ्न होता है, कृतघ्न, कृतघ्न, है ना, ये होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। भाई एक ही वाक्य है, इसको घुमा फिरा करके तोड़ मरोड़ करके गलत पेश किया गया है, लेकिन एक ऑप्शन में सही है। एक कविताओं की पुस्तक मुझे दीजिए, एक कविता की मुझे पुस्तक मुझे दे दो, कविताओं की एक पुस्तक मुझे दीजिए, कविताएं की एक पुस्तक मुझे दे दो। तो इनके अंदर से सही जो वाक्य है वो कौन सा होगा? आराम से इनको पढ़िए। आराम से पढ़ोगे तो आराम से उत्तर दे दोगे। सी बता रहे हैं, सी बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्या जबरदस्त बताया है भाई। देखो, आओ, बिल्कुल ठीक बता रहे हो। सी 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 बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, देखिए, कविताओं की एक पुस्तक मुझे दीजिए, ठीक है ना।
तो ये वाक्य शुद्ध है, बाकी इनके अंदर पद क्रम का दोष हो जाएगा। नेक्स्ट, क्रम संबंधी अशुद्धि वाला वाक्य कौन सा है भाई? कौन से वाक्य में क्रम से संबंधित अशुद्धि हो गई? सीमा की सुंदर साड़ी है, राधे बहुत धनवान है, मैना चरखा चलाती है, बच्चे तालाब में नहाते हैं। सॉरी, अशुद्ध वाक्य बताना है, 3 शुद्ध हैं और 1 गलत है। सीमा की सुंदर साड़ी है, राधे बहुत धनवान है, मैना चरखा चलाती है, बच्चे तालाब में नहाते हैं। तो दे दीजिए, देखें। मैं सलूम्बर से, क्या बात है, बहुत अच्छा। मैं भी नीम का थाना से हूँ। ये कोई बात होती है? चलो देखो, आओ देखो तो साहब, सीमा की सुंदर साड़ी पढ़िए, देखो सुंदर साड़ी, साड़ी सुंदर है या सुंदर साड़ी है? साड़ी सुंदर है, तो यहाँ पे यही क्रम हो गया, क्रम से संबंधित अशुद्धि ए ऑप्शन में हो गई। चलो जी नेक्स्ट, दिनों का फेर होना, मुहावरे का अर्थ क्या है भाई? दिना का फेर है? अजीब हालत होना, बहुत जल्दी जल्दी होना, भय का चक्कर, दिन काटे न कटना। दिनों का फेर है, कभी छाया इधर तो कभी छाया बिल्कुल, भाग्य का चक्कर, क्या बात है, दूदू से, हनुमानगढ़ से, हैं? और सलूम्बर, भरतपुर, विदा धाकड़ भरतपुर, क्या बात है, जबरदस्त। ये होता है कुणबा। चलो देखो, आओ तो देखो क्या होता है, सब भाग्य का फेर है साहब। ऊंट पे बैठे हुए को भी कुत्ता खा जाता है, तो वो सब भाग्य की बातें हैं। नेक्स्ट, यह मुंह और मसूर की दाल। ये मूर मसूर की दाल। लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? मजबूरी में आदमी सब कुछ करता है, केवल ऊपरी दिखावा, पुराना गौरव समाप्त, अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। नहीं कहते अरे यो मूर इकले यो काम। जयपुर ग्रामीण, चलो दीजिए, डी बता रहे हैं। डी बहुत शानदार, बिल्कुल ना ना, सी भी बी भी आया। देखो 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 देखो, यह मूर मसूर की दाल, तो मजबूरी में आदमी सब कुछ करता है क्या? ये तो बात ही अलग हो गई। केवल ऊपरी दिखावा नहीं, पुराना और गौरव समाप्त, पुराना गौरव समाप्त। ये मूर और मसूर की दाल कि ये आदमी पर यह चीज जमे ही नहीं। क्या है? अपनी औकात से बढ़कर के जो काम करता है, वो कहता है कि यो मूर यो काम। चलो जी नेक्स्ट, पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना, भाव की अभिव्यक्ति हुई है भाई। पक्षपात व्यवहार करना, भाई अपनों को ज्यादा महत्व दे देना, दूसरों को कम महत्व देना, है ना। पक्षपातपूर्ण जो व्यवहार होता है वो क्या है? चिराग तले अंधेरा, दाल में काला होना, अंधा बाटे रेवड़ी, फिर अपनों को दे, तिनके की ओट में पहाड़। तो कौन सा होगा कि पक्षपातपूर्ण व्यवहार वाला जो आपकी जो लोकोक्ति है वो कौन सी हो जाएगी? तो देखो, अंधा बाटे रेवड़ी, फिर अपने को दे, कि ज्यादातर किसको दे रहा है? अपने वाले को ही दे रहा है, तो वो हो जाता है पक्षपातपूर्ण व्यवहार। पक्षपातपूर्ण व्यवहार आपका हो जाता है। नेक्स्ट, देखिए आपने देखा होगा ये चीज मास्टरों में भी है ना, मास्टरों में भी है। जब बचपन में स्कूल में जाते थे तो अपनी स्कूल वालों को तो 2 लड्डू देते थे, और दूसरी स्कूलों के जो बच्चे आते थे प्रोग्राम वगैरह देखने, उनको 1 लड्डू दिया करते थे। तो ये पक्षपातपूर्ण व्यवहार है, देखा होगा आपने अच्छे से। चलो, सूरज पर थूकना, क्या बात है भाई, सूरज पर थूकना मुहावरे का अर्थ कौन सा होगा? लीक से हटकर कार्य करना, निर्दोष पर कलंक लगाकर बदनाम करना, असंभव कार्य करना, सूर्य से घृणा करना। तो साहब सूरज पर थूकेंगे हैं तो क्या हो जाएगा कि निर्दोष पर कलंक लगा देंगे और उसको क्या कर देंगे? बदनाम कर देंगे।
जैसे अभी सूरज को बदनाम कर दिया ना, अनावश्यक बदनाम कर दिया कि बहुत तावड़ो डगेर है, बहुत गर्मी पड़ रही है, सूरज की किरणें हैं बहुत तेज आ रही हैं, आएंगी, गलती आपकी है। पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओगे तो सब सूरज भी थोड़ा रुकेगा, बाकी रुके नहीं। चलो जी नेक्स्ट। वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? वृद्धि संधि कौन से में नहीं है? अभ्यागत, एक एक, जलोग, महोस्त। बताओ तो वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है, ये आपको यहां पे बताना है। हाँ देखो, पेड़ के लिए बोला तो है लेकिन मैंने अभी तक नहीं लगाया है, एक लगाया वो भी जड़ गया। ये धरातल का काम बता रहा हूं, और मैं ज्यादा विश्वास धरातल वाले काम में ही करता हूं। चलो देखो, अभ्यागत, बिल्कुल, अभी धन आगत, वृद्धि नहीं है साहब, यह बन जाता है, तो ये कौन से में होता है? ये यण में होता है। य व र से कोई संधि टूटती है वो यण संधि है, तो ये यण संधि का उदाहरण है, वृद्धि का नहीं है। बाकी एक धन एक, जल धन ओग, महाधन औषध। ठीक। भावुक का संधि विच्छेद किस विकल्प में है? भावुक, भा धन उक, भू धन उक, भौ धन उक, भौ धन उक। भावुक जो शब्द है इसका सही संधि विच्छेद कौन से में है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो देखो, भावुक, आओ, आई आई अव अव अयादि, कुछ नहीं, बस इतना ही तो है, आई आई अव अव अयादि। तो ये लो साहब, आओ की ध्वनि आ रही है। आओ की ध्वनि कब आती है? जब पहले पद के अंत में औ होता है, उसके बाद में कोई भी असमान स्वर आ जाता है तो उसको किस में बदल जाता है? आओ की ध्वनि आती है अपने पास, भौ धन उक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अयाणी संधि, अयाणी नहीं है ये सब, ये अयादी संधि है। अयादी संधि का उदाहरण है, अयादी संधि का कौन सा उदाहरण है? अन्वेषक, गायन, गायव नहीं है ये गायन है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। गायन, अन्वेषण, ये अन्वेषण है। विश्वामित्र, वद्यपि नहीं है, टाइपिंग, यद्यपि। तो बताओ तो क्या हो जाएगा? अयादी, आई आई औ औ अयादी। तो आई की ध्वनि अनु, एषण, गई, अन, तो सब यही हो जाएगा। गायन बी हो जाएगा, गायन हो जाएगा सब ठीक। यदापि, यद्यपि। यद्यपि तो ये तो यण हो गई। ये आपकी विश्वमित्र, विश्वधन मित्र, ये आपकी हिंदी की संधि हो गई। गायन ही होती है, बी ठीक है, गायन ही है ये, अनुएषण नहीं। चलो जी नेक्स्ट। निम्न में से अव्ययभाव समास का उदाहरण नहीं है। अव्ययभाव समास का उदाहरण कौन सा नहीं है? अवसरानुसार, अवसर के अनुसार, यथा योग्य, जो जितना योग्य है, सपरिवार, परिवार के साथ, रोजगारोन्मुख, रोजगार को उन्मुख। तो देखो, को का लोप हो गया भाई। अव्ययभाव समास की तीन बात, उपसर्ग आ जाए पहला पद, पहला पद अव्यय आ जाए, या पुनरावृत्ति आ जाए शब्दों की, पुनरावृत्ति, शब्दों की पुनरावृत्ति आ जाए। तो सब कौन सा? तो तीनों में देखो, अवसर अव्यय है, यथा अव्यय है, स उपसर्ग है, रोजगारोन्मुख, रोजगार को उन्मुख, तो ये सब तत्पुरुष समास है, कर्म तत्पुरुष समास है। डी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक हो जाएगा, डी, डी बिल्कुल आपका ठीक हो जाएगा, बहुत शानदार। नेक्स्ट, निम्न में से संबंध तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है, नहीं पूछा है भाई। संबंध तत्पुरुष का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो मतदाता, रंग भेद, कन्यादान, मुनि श्रेष्ठ। तो देखो, मतदाता, रंग भेद, मुनि श्रेष्ठ दिख गया होगा लगी, मुनियों में श्रेष्ठ या श्रेष्ठ है जो मुनि, दोनों तरीके से ही करोगे तो दोनों तरीके से नहीं आता। यदि आप विशेषण विशेष्य को देखते हो तो सब श्रेष्ठ है जो मुनि, ठीक है। यदि आप संबंध में जाते हो तो सॉरी अधिकरण में जाते हो तो मुनियों में श्रेष्ठ, तो ये डी नहीं है ऐसा, या तो तत्पुरुष हो सकता है या आपका क्रमधारीय हो सकता है, इसके अंदर विग्रह पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा परिवार त्रिवेणी स्नान के लिए गया। शनिवार की क्लास में भी ये मैंने दिया था, त्रिवेणी,
तो रेखांकित शब्द है त्रिवेणी। त्रिवेणी में कौन सा समास प्रयुक्त है? कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्री। एक और लिख दो यहाँ पे, द्वंद्व। द्वंद्व। तो त्रिवेणी जो है इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसके अंदर देखो, यदि बहुब्री नहीं होता तो उत्तर दूसरा हो जाता, लेकिन बहुब्री है, तीन वेणियों का समाहार। तीन वेणियों का समाहार। यदि यहाँ पे दिगु होता तो दिगु हो जाता, लेकिन दिगु और बहुब्री दोनों आ जाएंगे। दोनों के अंदर जो प्रधान रहेगा वो कौन सा रहेगा? बहुब्री रहेगा, क्योंकि तीसरा अर्थ जहां पे निकल गया, समाज सही कोई सा ही चल रहा हो, लेकिन तीसरा अर्थ निकलते ही वो बहुब्री हो जाएगा। नेक्स्ट, किस शब्द में यह प्रत्यय है? भाई यह प्रत्यय कौन से में है? गंतव्य, वैधव्य, धावक या द्रष्टव्य? यह प्रत्यय का प्रयोग कौन से में हुआ है? बड़ा शानदार क्वेश्चन है साहब, ये लेवल का क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है। तो देखो ये खुद शब्द है, ये इसके अंदर आप अक निकाल सकते हो। गंतव्य ये पूरा शब्द है। वैधव्य, तो इसके अंदर से क्या हो जाएगा? विधवा, धन, य। और यह प्रत्यय क्या करता है? यह प्रत्यय, अप्रत्यय, इक प्रत्यय, ये परिवर्तन कर देते हैं। यदि शब्द का पहला स्वर अ आ रहा है तो उसको आ में बदल देते हैं। ई या ए आ रहा है तो उसको आई में बदल देते हैं। उ या ओ आ रहा है तो उसको आउ में बदल देते हैं। यह प्रत्यय पीछे वाले को स्वर रहित कर देता है। पीछे वाला जो भी अक्षर होता है उसको क्या कर देता है? स्वर रहित कर देता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? इक प्रत्यय, सामाजिक, आर्थिक, वैयक्तिक, तनिक। हाँ बिल्कुल, विधवा। यह तो देखो यहाँ पे तनिक में नहीं हो जाएगा। क्या साहब, कहाँ गए रे? कर गई क्या माखी? किसमें हो जाएगा? समाज धनिक, अर्थ धनिक, व्यक्ति धनिक। तो यहाँ पे इन तीनों में तो है, तन धन इक नहीं है, तानिक होना चाहिए था, क्योंकि इक परिवर्तन करता है, तनिक है ना, तो ये परिवर्तन करता है, और परिवर्तन करते ही फिर शब्द गड़बड़ होता है, तो यहाँ पे इक प्रत्यय नहीं लगेगा, तनिक पूरा शब्द है। नेक्स्ट, निम्न में से बे उपसर्ग का अर्थ है बे, ये सब विदेशी उपसर्गों में से है। तो बे उपसर्ग का अर्थ क्या है? बुरा, उसी समय, रहित, स्थायी या हमेशा। बे मतलब बिना, और बिना का अर्थ ले क्या हो जाएगा? रहित। तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से पहले का अर्थ किस उपसर्ग में है? पहले का, प्राक, नी, उप, उत। पहले तो जैसे पढ़ा होगा ना, प्राक ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक सभ्यता, ये वो, बिल्कुल प्राक क्या हो जाएगा साहब आपका? बिल्कुल प्राक हो जाएगा। प्राक का अर्थ होता है पहले का, है ना। प्राग ऐतिहासिक ग तीसरे में बदल जाता है, उसको देखते हैं तो अपने व्यंजन संधि के अंदर जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विकल्प में एक वाक्यांश के लिए दिया गया एक शब्द सुमेलित नहीं है? पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी का बना हुआ उसको कहते हैं पार्थिव। संध्या और रात्रि के बीच का समय उसको कहते हैं प्रदोष। जो आंखों के सामने हो उसको कहते हैं सत्य। रात या शाम का भोजन उसको कहते हैं ब्यालू। तो बताओ देखें कौन सा गलत है? आंखों के सामने होता है वो सत्य नहीं होता, प्रत्यक्ष होता है। ये ऐसा का ऐसा मैंने शनिवार को भी आपको दिया था, ऐसा का ऐसा दिया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस विकल्प में से एक वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुमेलित नहीं है? फिर वाक्यांश का क्वेश्चन है। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो मृत्युंजय। जो तीनों कालों को जानता हो उसको कहते हैं सर्वज्ञ। जिसे जानना आवश्यक हो वो है ज्ञेय। और वह स्थान जो दोनों भ्रुकुटियों के बीच में होता है उसको कहते हैं भ्रुकुटी। भ्रुकुटी। तो यहाँ पे एक गलत है, और गलत कौन सा है वो आपको यहाँ पे बताना है। हाँ, त्रिकालज्ञ, त्रिकालदर्शी। राम राम भाई, राम राम सब। आंखों के सामने प्रत्यक्ष होता है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठीक। हाँ बिल्कुल, त्रिकालदर्शी या त्रिकालज्ञ। तो यहाँ पे यही है साहब, बी गलत हो गया। क्या हो गया? बी गलत हो गया।
नेक्स्ट और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये, निम्न में से किस विकल्प में एक वाक्यांश के लिए दिया गया एक शब्द सुमेलित नहीं है? सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। सब कुछ पाने वाला सर्वलभ, जिसकी गिरवा सुंदर हो उसको मृगनयनी कहते हैं, जो समान उम्र का हो समवयस्क कहते हैं, जो सदा रहने वाला होता है उसको सनातन कहते हैं। एक गलत है, तो देखो सब कुछ पाने वाला सर्वलब्ध होता है, जिसकी गिरवा सुंदर होती है उसको सुग्रीव कहते हैं, मृगनयनी नहीं कहते, तो बी सही हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा यहाँ पे। और जो समान उम्र का होता है वो समवयस्क होता है, सदा रहने वाला सनातन होता है, तो यहाँ पे बी आपका उत्तर ठीक हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये थे आज के अपने क्वेश्चन हिंदी के, जीके, जीएस के, और मॉडल पेपर ऑलरेडी चल ही रहा है, 4 बजे से चालू हो जाता है। सभी क्लासों को लाइक किया करो, शेयर किया करो, और जितने भी साथी हैं उनको जोड़ा करो। कोई चैनल पे नया आया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब किया करो। और एक और पहल करने वाले हैं जिसका अनाउंसमेंट बहुत जल्दी होने वाला है स्कूली बच्चों को लेकर के। तो ठीक है मेरे मित्रों, मिलेंगे अपन कल। तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभ रात्रि।